तो भाई हम फिर हाजिर हैं माइंड मैप के अगले एपिसोड के साथ। तो आज बात होने वाली है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो सब लोग बहुत अच्छे से देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा और एक एक चीज डिटेल में आपके साथ बात करूंगा और हम कुछ रेलेवेंट सवाल भी करेंगे। दैट मीन्स ये कंप्लीट पैकेज की तरह रहने वाला है। तो इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए दो चीजों को समझना होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन। कई सारे तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। स्ट्रेस फंडामेंटली होता क्या है, आई से अपने ब्रेन को पावरफुल और ताकतवर बना लीजिए सो दैट कुछ भी हमसे पूछा जाए, इस टॉपिक पर कुछ भी पूछा जाए, हम बेझिझक और बिना डरे सही तरीके से जवाब दे सकें। जो भी बच्चे इस सीरीज के थ्रू देखेंगे और समझेंगे चीजों को, उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूं सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन चार चांद लग रहे होंगे प्रिपरेशन में और बहुत तेजी से आप आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो भाई हम फिर हाजिर हैं माइंड मैप के अगले एपिसोड के साथ आपकी सेवा में। तो आज बात होने वाली है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। शुरू करने से पहले एक बार फिर से तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन सीरीज को आप जो प्यार दे रहे हैं, इसको जो सत्कार दे रहे हैं, जो कमेंट तुम्हारे प्यारे प्यारे आ रहे हैं और जो फायदा तुम लोग उठा रहे हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है देखकर। और जैसा कि मैं हर बार समझाता हूं, काम करने का और जज्बा जागता है। तो इसी प्रकार से इन सीरीज के एपिसोड्स को आप देखते रहिए, तीनों ही सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, और जहां भी जिस भी चीज में आपको कमी लगती है उसको पूरा करिए। ठीक है जी, ऐसा चलेगा, कहानी ऐसा चलेगी। ठीक, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बहुत ही आसान एरिया है, बहुत आसान छोटा सा एरिया है, बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं है, तो बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है। कौन कौन बच्चों के लिए यूजफुल है, अगेन 11 12 13 के सभी प्रकार के स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट की चाहे जेई की, और इवन स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। तो सब लोग बहुत अच्छे से देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा और एक एक चीज डिटेल में आपके साथ बात करूंगा और हम कुछ रेलेवेंट सवाल भी करेंगे। दैट मीन्स ये कंप्लीट पैकेज की तरह रहने वाला है। तो कभी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दैट मीन्स इलास्टिसिटी, जिसका दूसरा नाम इलास्टिसिटी है, मैं कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो आप इस माइंड मैप से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। और यहाँ जो भी चीजें मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, उनको आपको सिलेक्शन डायरी में नोट करना है और फिर उस सिलेक्शन डायरी से सभी चीजों का बढ़िया चोखा रिवीजन करना है। तो चलो बिना समय वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। मैं मनीष शर्मा आपका फिर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आज के इस माइंड मैप में। आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को शुरू करते हैं। तो देखो जरा क्या है कहानी। तो इलास्टिसिटी जो हमारा चैप्टर है, ये डील करता है रिजिड बॉडी। इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है, वैसे इन जनरल हम उसको थोड़ा सा समझना चाहें कि होती क्या है, कहानी क्या है इसकी। तो टेंडेंसी टू रीगेन शेप, अगर हम किसी को मान लेते हैं डिफॉर्म करते हैं, किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी शेप को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी की टेंडेंसी होती है अपनी जगह पर वापस आने की, क्योंकि वो खुश थी वहां पर, है ना, वो उस कॉन्फ़िगरेशन में खुश थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम थी, तो बॉडी वापस आने की कोशिश करना चाहती है। उसी टेंडेंसी को इलास्टिसिटी कहते हैं, उसी टेंडेंसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, तो रिजिड बॉडी जो होती है, रिजिड बॉडी जो होती है वो डिफॉर्म होती ही नहीं है। रिजिड बॉडी एक ऐसी चीज है, जैसे रोटेशन चैप्टर में रिजिड बॉडी का जिक्र आता है, तो रिजिड बॉडी एक ऐसी चीज है जो डिफॉर्म होती ही नहीं है, जिसका डिफॉर्मेशन होता ही नहीं, कितना भी फोर्स लगा लो। ऑब्वियसली ये एक इमेजिनरी, रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है ना, ये एक इमेजिनरी चीज है, इमेजिनरी चीज है, इमेजिनरी बात है। कोई भी रियल वर्ल्ड की बॉडी रिजिड नहीं होती है। हेंस रियल वर्ल्ड में जो बॉडीज होती हैं उनके पास इलास्टिसिटी होती है, वो डिफॉर्म हो जाती हैं और फिर डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटने के बाद उनकी टेंडेंसी होती है वापस अपनी शेप को रीगेन करने की। तो देखो क्या कहता है, अ सॉलिड इज सेड टू possess elasticity if the deformed shape is retained by the solid as long as the forces acts on the solid and the original shape is regained when the forces ceases to act। ये है मेन बात, ये है मेन बात, है ना। ओरिजिनल शेप इज रीगेन्ड when the forces ceases to act। फोर्स जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे जो बॉडी को डिफॉर्म कर रहे थे, जब वो लगना बंद हो जाएंगे तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। अगर 100% रीगेन कर लेती है, 100% रीगेन कर लेती है, तो इसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं, जिसका सबसे सुंदर एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, जो सबसे सुंदर एग्जांपल है वो है आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग को डिफॉर्म करो, वो 100% अपनी पुरानी शेप पर आ जाती है, ऐसा हम सोचते हैं। तो हमारे लिए परफेक्ट रिजिड, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल आइडियल स्प्रिंग है। रियल वर्ल्ड में अगर बात करते हैं तो क्वार्ट्ज फाइबर काफी क्लोज आता है, जिसकी एक ऐसी बॉडी की जिसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है, या जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कह सकते हैं। इसका उल्टा कर लें तो एक शब्द बनेगा प्लास्टिसिटी। उल्टा करने का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी को डिफॉर्म किया, अब उस बेचारे की कोई इच्छा ही नहीं है वापस आने की,
तो इसको कहेंगे प्लास्टिसिटी, इसको कहेंगे प्लास्टिसिटी। और अगर बिल्कुल इच्छा नहीं है तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे 100% प्लास्टिक बॉडी। जैसा है वैसा, जैसा छोड़ा वैसा रह गया, आलू की बोरी की तरह, इधर धक्का मारा इधर रह गया, उधर धक्का मारा उधर रह गया, है ना। इफ द मॉडिफाइड शेप इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्सेस सीजेस टू एक्ट, देन द बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक, है ना, सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक। प्लास्टिक शब्द छोड़ दिया उसने, है ना, सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक। सही बात है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, अगर कोलिजन चैप्टर थोड़ा भी ठीक से पढ़ा हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोलिजन में हम जानते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्सेस होते हैं, फिर रिफॉर्मिंग फोर्सेस होते हैं या इंपल्सेस होते हैं। तो रिफॉर्मिंग इंपल्सेस इनमें होते ही नहीं है, या रिफॉर्मिंग फोर्सेस इनमें होते ही नहीं है, जिस वजह से जैसा डिस्टर्ब कर दिया ये वैसा ही डिस्टर्ब्ड रह जाएंगे, है ना। जैसे आटा होता है ना, रोटी बनाते हैं तो आटा गूंद देते हैं, जब गूंद देते हैं आटा तो जो डो होता है, जिसको डो कहते हैं, उसमें उंगली घुसेड़ो, उसकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर उंगली बाहर निकाल लो, वापस गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है उसकी। प्लास्टिक बॉडी मतलब जैसा डिस्टर्ब कर दोगे वैसा रह जाएगा, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। और ये प्रॉपर्टी या ये टेंडेंसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हम सोचने की कोशिश करें कि इलास्टिसिटी का कारण क्या है, क्या रीजन है जिस वजह से बॉडी अपनी जगह पर वापस आना चाहती है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कोई भी चीज जिस भी अवस्था में है, उस अवस्था में खुश है, स्टेबल है, उस अवस्था में उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है, तभी तो है वो, तभी तो उस स्टेट में है। चेयर जैसी है वैसी ही है, वैसी ही रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि यही कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है। इसी कॉन्फ़िगरेशन में इस ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है। अब अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने से इसकी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। हेंस अंदर में इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं जो उस बॉडी को पुरानी स्टेट में ले जाने की कोशिश करते हैं। और यहां से इलास्टिसिटी का रीजन, या कह लीजिए मॉलिक्यूलर रीजन, है ना, या फंडामेंटल रीजन बनता है। इसको और आसानी से समझने के लिए, इनफैक्ट मॉलिक्यूलर मॉडल्स को इजीली समझने के लिए, हम उनको स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं ऐसा सोचते हैं मन में। दैट मीन्स जो बॉन्ड है ना, जो मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड है, उनको स्प्रिंग जैसा सोचा जा सकता है, स्प्रिंग जैसा सोचा जा सकता है। तो उधर एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देखो, इस चित्र को देखो, इस चित्र में, इस चित्र में, इस चित्र में, है ना, ये छोटे छोटे, है ना, ये जो छोटे छोटे ये हैं, है ना, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है भाई साहब। क्या है ये मॉलिक्यूल्स है। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग है, उन बॉन्डिंग को या उन फोर्सेस, उनसे पैदा होने वाले फोर्सेस को, ये जो स्प्रिंग्स हैं, इन स्प्रिंग से मैं दिखा रहा हूं, है ना। तो इसको स्प्रिंग मॉडल या स्प्रिंग एटम मॉडल जैसा कुछ कह सकते हैं। तो एक इस तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क टाइप का सोचो मन में सोचो कि ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग से कनेक्टेड है। और अब अगर इस सिस्टम को मैं डिफॉर्म करूंगा तो क्या ये सभी स्प्रिंग्स खींचेंगी, है ना। अगर मैं इस सिस्टम को डिफॉर्म करूंगा तो ये सभी स्प्रिंग्स खींचेंगी। और इन सभी स्प्रिंग्स की क्या टेंडेंसी होगी, ये क्या करना चाहेंगी, ये स्प्रिंग्स क्या करना चाहेंगी, ये स्प्रिंग इस सिस्टम को वापस इसकी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पर लाने की कोशिश करेंगी। और यहीं से हम इलास्टिसिटी कैसे पैदा हो रही है वो समझ सकते हैं। मतलब मुद्दे की बात है कि बेसिकली मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, है ना, जो फोर्सेस, रीस्टोरिंग फोर्सेस जिनको कह सकते हैं, उन फोर्सेस की वजह से, या वो फोर्सेस कारण है इलास्टिसिटी का। When a solid is deformed, the atom molecules are displaced from their equilibrium positions, causing a change in the interatomic distances. When the deforming forces is removed, the interatomic forces tend to drive them back to their original positions. Interatomic forces tend to drive them to their original position, है ना। interatomic forces, रीस्टोरिंग फोर्सेस, इन्हीं इंटर एटॉमिक फोर्सेस को रीस्टोरिंग फोर्सेस भी कह सकते हैं, है ना। इन इंटर एटॉमिक फोर्सेस को इंटर एटॉमिक फोर्सेस को ही हम रीस्टोरिंग फोर्सेस भी कह सकते हैं। इलास्टिक फोर्सेस भी इन्हीं को कह सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्सेस भी इन्हीं को कहते हैं, है ना। इलास्टिक फोर्सेस भी इन्हीं को कहते हैं, इलास्टिक फोर्सेस भी इन्हीं को कहते हैं। एसएचएम चैप्टर में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। स्प्रिंग फोर्स भी इसी का एग्जाम्पल है, स्प्रिंग फोर्स भी इसी का ही एग्जाम्पल, ठीक, ऐसा है। अच्छा जी, टेम्परेचर का क्या प्रोबेबल इफेक्ट हो सकता है इलास्टिसिटी पर? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है अगर मैं किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, खासकर किसी सॉलिड का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं? राइज ऑफ टेम्परेचर जनरली कॉजेस डिक्रीज इन इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना। मेंस वगैरह कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली इलास्टिसिटी
डिक्रीज करती है जनरली, है ना। जनरल कमेंट तो नहीं कर सकते, पर ऑन एन एवरेज हम ऐसा कह सकते हैं। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का एरिया हो गया है एक्चुअली, है ना, फिजिक्स से बाहर आके केमिस्ट्री का एरिया हो गया, पर इन जनरल अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है जी, चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब सवाल है कि इसकी स्टडी कैसे की जाएगी, इस इलास्टिसिटी की स्टडी कैसे की जाएगी, सिस्टमैटिक स्टडी कैसे की जाएगी। तो इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए दो चीजों को समझना होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन। दो चीजों को बहुत ढंग से समझना होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन। कई सारे तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। स्ट्रेस फंडामेंटली होता क्या है? स्ट्रेस फंडामेंटली होता है डिफॉर्मिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया, सॉरी रीस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया। अभी हमने डिस्कस किया कि इलास्टिसिटी की वजह से क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्सेस आ रहे हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस आ रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्सेस आ रहे हैं, इलास्टिक फोर्सेस आ रहे हैं। ये इलास्टिक फोर्सेस पर यूनिट एरिया, ये इलास्टिक फोर्सेस पर यूनिट एरिया जो सिस्टम के अंदर पैदा होते हैं, है ना, जो सिस्टम के अंदर पैदा होते हैं, इनसे जो चीज बनती है वो बनती है, वो बनता है, वो चीज कहलाती है स्ट्रेस, वो कहलाता है स्ट्रेस। समझ रहे हो? तो देखो, रीस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी। मैं डेफिनेशंस भी इसीलिए लिखकर लेकर आया हूं ताकि आप बहुत क्लियर कट तरीके से डेफिनेशंस को देख सकें और फिर अपनी कॉपी में भी बाद में लेक्चर के बाद नोट कर सकें। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। अगर मैंने जो फोर्सेस लगाए हैं वो बॉडी की लेंथ के अलोंग है, अगर जो फोर्सेस डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए हैं वो बॉडी की लेंथ के अलोंग है, तो ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रेस आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल शब्द का मतलब ही होता है अलोंग लेंथ। ये जो लॉन्गिट्यूडनल शब्द है इसका मतलब ही होता है अलोंग लेंथ, अलोंग लेंथ। हेंस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसी बॉडी में कब पैदा होंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसी बॉडी में तब पैदा होंगे जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस लेंथ के अलोंग लगाए हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक धागा ले लेते हैं, एक थ्रेड ले लेते हैं, खींचते हैं उसको, खींचते हैं ऐसे, है ना, खींचते हैं ऐसे, तो लेंथ के अलोंग अंदर में इंटरनल फोर्सेस जिसको टेंशन कहेंगे पैदा होगा, पैदा होगा। और चूंकि अपन खींच रहे हैं तो अंदर में जो टेंशन पैदा होगा उससे जो स्ट्रेस पैदा होगा उसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल माने खींचने वाला, क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल जो फोर्सेस हैं, खींचने वाले जो फोर्सेस हैं, उनसे जो स्ट्रेस पैदा होता है दैट इज टेंसाइल, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेसिव फोर्सेस, अगर मैं बाहर से जो फोर्सेस लगा रहा हूं वो कंप्रेसिव फोर्सेस हो, ऐसे अंदर की तरफ, बाहर ऐसे अंदर की तरफ, कंप्रेसिव फोर्सेस, जैसे किसी रॉड को कंप्रेस कर दें आप, है ना, इधर डायग्राम में ऐसा होना चाहिए डायरेक्शन। अगर हम किसी रॉड को कंप्रेस कर दें, किसी रॉड को लेकर कंप्रेस कर दें दोनों तरफ से, तो रॉड के अंदर जो फोर्सेस पैदा होंगे दोज वुड बी कंप्रेसिव फोर्सेस, दोज वुड बी कंप्रेसिव फोर्सेस। उससे जो स्ट्रेस पैदा होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। हेंस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक तरह का स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह के हो सकते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस खुद एक तरह का स्ट्रेस है, और भी तरह के स्ट्रेस होते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, देखेंगे हम अब आगे, शियर स्ट्रेस होता है ना, आगे देखेंगे अभी। तो स्ट्रेसेस कई कैटेगरी के होते हैं, उसमें से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक कैटेगरी है स्ट्रेस की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले उसकी बात हो रही है। और वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फर्दर दो तरह का हो सकता है, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फर्दर दो तरह का हो सकता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव। समझ गए? तो स्ट्रेस क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के दो टाइप हैं, ये हम यहां पर देखने और समझने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन लेंथ के अलोंग होगा। अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन वॉल्यूम में होगा। जैसा स्ट्रेस लगाया जाएगा, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी डिफॉर्म करेगी। अब बॉडी कितना डिफॉर्म कर गई है उसको मेजर करने के लिए हमने एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बनाया जो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेस कई तरह के होते हैं ऐसी स्ट्रेन भी कई तरह का होता है, क्योंकि और हर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। हर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन है। चूंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हेंस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेन बना, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेन बना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो डेफिनेशन आई दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो कभी कभी स्ट्रेन का जिक्र
डायमेंशन वाले क्वेश्चंस में भी हो जाता है। सिंपल, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बस ये दिमाग में रखना है। ऊपर नीचे हमेशा ही सेम डायमेंशन के लोग होंगे, कट जाएंगे ऊपर नीचे से, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या डेफिनेशन हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेफिनेशन हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। बहुत बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा जी, अब एक महाशय हुए हुक्स उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, उन्होंने काफी काम किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर, और उन्होंने कुछ पाया, और वो जो पाया उसको ऑब्वियसली अपना नाम अमर करने के लिए नाम दे दिया हुक्स लॉ। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि भाई स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। इन्होंने चूंकि एक्सपेरिमेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए किया, इसलिए इन्होंने तो ये पाया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। पर सच्चाई तो ये है कि इन जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है कब तक? तब तक जब तक स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना हो, है ना, जब तक स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना हो। तो यहां ब्रैकेट में और लिखना पड़ेगा फॉर वेरी स्मॉल स्ट्रेन, फॉर वेरी स्मॉल स्ट्रेन, और वेरी स्मॉल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन ज्यादा हो जाए तो फिर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। जब तक स्ट्रेन काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा कम है तब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहता है, और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनैलिटी ही हुक्स लॉ कहलाती है। तो हुक्स लॉ क्या कहती है? अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज हुक्स लॉ, कोई अगर मुझसे पूछे, तो मैं कहूंगा कि हुक्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इफ द स्ट्रेन इज वेरी वेरी स्मॉल then stress is corresponding या is proportional, directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Hence longitudinal stress would be proportional to longitudinal strain, volume stress would be proportional to volume strain, and shear stress would be proportional to shear strain. Simple. सही बात है। कब तक? जब तक स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना बढ़ा, जब तक स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना बढ़ा। तो स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया है, और स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल है, और ये दोनों भाई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हेंस इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। मान लेते हैं कांस्टेंट लॉन्गिट्यूडनल वाले लोगों के लिए ले आते हैं, उस कांस्टेंट को नाम दे दिया यंग मॉडुलस, उस कांस्टेंट को नाम दे दिया यंग मॉडुलस। हेंस एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल। और यहां से अगर मैं यंग मॉडुलस की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो यंग मॉडुलस की डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग मॉडुलस की क्या डेफिनेशन है? यहां से अगर मैं यंग मॉडुलस की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लॉन्गिट्यूडनल 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 स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain, longitudinal stress divided by longitudinal strain। longitudinal stress को अपन फोर्स अपॉन एरिया की तरह देखेंगे, और longitudinal strain को अपन डेल्टा एल बाय एल की तरह देखेंगे। ये हमारी यंग मॉडुलस की डेफिनेशन हो गई। चूंकि स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन और यूनिट है नहीं, हेंस जो डायमेंशन और यूनिट हमारे स्ट्रेस का हुआ वही डायमेंशन और यूनिट यंग मॉडुलस का भी हो जाएगा, इसमें कोई कष्ट नहीं है समझना। और स्ट्रेस खुद जो बेचारा है, चूंकि फोर्स अपॉन एरिया जैसा है, फोर्स अपॉन एरिया जैसा है ना, काइंड ऑफ प्रेशर जैसा ही है। तो स्ट्रेस इज बेसिकली न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का क्या यूनिट होगा? ऐसा यूनिट है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो क्या यंग मॉडुलस का भी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ही ऐसा यूनिट हो जाएगा। हेंस डायमेंशनली यंग मॉडुलस और स्ट्रेस सेम चीज है, डायमेंशनली सेम चीज है, फिजिकली अलग अलग है। डायमेंशन सेम है, फिजिकली अलग अलग है। हम यंग मॉडुलस को स्ट्रेस में जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि चीज तो अलग ही है। तो y इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस और यंग मॉडुलस। फिजिकल मीनिंग क्या है? यंग मॉडुलस कैन बी थॉट ऑफ एज द इनहेरेंट स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। इनहेरेंट स्टिफनेस मतलब जितना यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उतना मटेरियल स्टिफ है, ऐसा कहा जाएगा, है ना। जैसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग को खींचना मुश्किल होगा। सही बात है ना, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग को खींचना मुश्किल होगा। ठीक उसी प्रकार से जितना यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रेन पैदा करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, उतना ही स्ट्रेन पैदा करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस लगेगा। हेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई मटेरियल कितना स्टिफ है, कितना स्टिफ है वो उसके यंग मॉडुलस से पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रबर और स्टील को कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा स्टिफ है? स्टील ज्यादा स्टिफ है।
हेंस स्टील का यंग मॉडुलस या जो भी इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू रबर से ज्यादा है। हेंस तुमने शायद सुना भी होगा कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। समझ रहे हो ना क्यों हुआ ऐसा? तो young modulus can be thought of as the inherent stiffness of a material. Rubber has low young modulus and steel has high young modulus. अभी मैंने एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। स्टील का young modulus ज्यादा है, hence steel is more elastic. यकीन नहीं होता है पर सच है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन तो नहीं होता है पर सच है, सच है भाई साहब। ठीक, अच्छा जी। अब एक और चीज को समझिए कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन की सिचुएशंस की बात कर रहे हैं और अगर लेंथ खिंच रही है ना, तो टोटल वॉल्यूम तो मटेरियल का कांस्टेंट है। तो अगर लेंथ खिंच रही है तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया या रेडियस या डायमीटर कम भी हो रहा है। हेंस अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा हो रहा है डेल्टा एल बाय एल, तो एक और तरह का भी स्ट्रेन इमेजिन किया जा सकता है जिसको लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन जो कि बेसिकली है चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस, है ना। हेंस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। सर यहाँ माइनस का साइन क्यों लगा हुआ है? वो इसलिए लगा हुआ है बेटा क्योंकि अगर ये चीज पॉजिटिव है दैट मींस डेल्टा एल अगर बढ़ा तो डेल्टा आर फिर नेगेटिव होगा, है ना। तो ये माइनस का साइन इसलिए लगाया ताकि स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों पॉजिटिव रहे, इसलिए माइनस का साइन लगाया है। और किसी मटेरियल के लिए इन दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है और उसको पॉइजन्स रेशो बोलते हैं। और पॉइजन्स रेशो से भी मटेरियल की इलास्टिसिटी का आइडिया लगता है। पॉइजन्स रेशो से भी मटेरियल की इलास्टिसिटी का आइडिया लगता है। वैसे तो पॉइजन्स रेशो पे ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता है, पर चूंकि इसका नाम बड़ा रोमांटिक टाइप का है, पॉइजन्स रेशो, है ना, तो सुनने समझने में अच्छा लगता है। तो पॉइजन्स रेशो इज बेसिकली क्या? लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। सिंबल अगर इसको म्यू का दे दिया, पॉइजन्स रेशियो को म्यू का सिंबल दे दिया, तो इट इज बेसिकली माइनस डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। कभी कभी सवाल आपसे पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट करवा लेगा तो निकाल देना, कुछ भी खास दम वाली बात इसमें है नहीं। और ये किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। पॉइजन्स रेशियो किसी, जैसे यंग मॉडुलस किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा, गिवन होगा, ऐसे ही पॉइजन्स रेशियो भी किसी मटेरियल के लिए एक टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, ऐसा है। अच्छा जी, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कर्व है, एक ग्राफ है जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बोलते हैं, जो तुम बचपन से बहुत बार देख चुके होगे अगर ये पहले पढ़ा है तो, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ किस किस के बीच खींचा गया है? तो वो खींचा गया है बिटवीन स्ट्रेन, वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है स्ट्रेन को ऐसे, है ना। तो वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है मैंने स्ट्रेन को, और एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहा हूं मैं स्ट्रेस को। तो एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया है मैंने स्ट्रेस, ऐसा। तो पहले तो इसको अच्छे से समझ लें, है ना। स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। अब ग्राफ के बिहेवियर को जरा देखें, ग्राफ का बिहेवियर कैसा है। तो शुरू में जब तक 1% से छोटा स्ट्रेन है ना, इनफैक्ट उससे भी पहले ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का शुरुआती हिस्सा लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो इस ग्राफ का जो शुरुआती हिस्सा है, ये जो शुरुआती हिस्सा है ना, वो स्ट्रेट लाइन जैसा है। इस ग्राफ का शुरुआती हिस्सा स्ट्रेट लाइन जैसा है जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कहां तक? किसी ए पॉइंट तक। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है किसी रफली किसी ए पॉइंट तक, जिसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। यहां तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन अब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है ये अब स्ट्रेट लाइन में ना चलकर ऐसे किसी टेढ़े मेढ़े कर्व ट्रैक पर चल के कुछ इस तरीके से बिहेव करता है ना। कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, उन पॉइंट्स के नाम है, सवाल आते हैं इस पर, इसीलिए इतनी बात हो रही है। उन पॉइंट्स के नाम है, एक ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, ये भाई साहब है ए। एक ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी। एक ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी। और एक ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी। ठीक, ए बी सी और डी, 4 पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनके नाम क्या है और इनकी लोकेशन क्या है हमें पता होना चाहिए। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जो आपसे केवल पॉइंट आइडेंटिफाई कराएंगे, नाम बता दो, बस इतना करेंगे, नाम बता दो। ठीक,
ठीक है, तो ग्राफ किस किस के बीच खींचा गया है, कहानी क्या है, ठीक, तो यहां क्या प्लॉट किया गया है, यहां प्लॉट किया गया है स्ट्रेन, यहां क्या प्लॉट किया गया है, यहां प्लॉट किया गया है स्ट्रेस। शुरू में ओ से लेके ए तक, ए का नाम क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। ए का नाम क्या है भाई साहब, ए का नाम है प्रोपोर्शनल लिमिट, याद रखने हैं नामों को। ए का नाम है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों है इसका ऐसा नाम, क्योंकि ओ से लेके ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ वैलिड है। स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ वैलिड है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, ए के अगर हमने और स्ट्रेन बढ़ाया और स्ट्रेस बढ़ाया तो ए के बियॉन्ड ये ग्राफ जब चलेगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, पर अभी भी बॉन्ड नहीं टूटे हैं। क्योंकि अभी भी बॉन्ड नहीं टूटे हैं, मटेरियल का बिहेवियर अभी भी इलास्टिक है। दैट मींस वो जो पॉइंट है बी, वो जो पॉइंट है बी जिसको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना, जो बी पॉइंट है उसको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं या इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, वहां तक भी मटेरियल छोड़ देने पर, एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा देने पर अपनी पुरानी शेप को रीगेन कर लेता है। अगर हम एक्सटर्नल डिफॉर्मेशंस हटा दें तो मटेरियल अपनी पुरानी शेप को रीगेन कर लेता है। कहां तक, बी पॉइंट तक। बी पॉइंट के बियॉन्ड चले जाएंगे तो मटेरियल का बिहेवियर प्लास्टिक होने लगेगा। दैट मींस डिफॉर्मेशंस परमानेंट हो जाएंगी। तो परमानेंट डिफॉर्मेशंस बी पॉइंट के बियॉन्ड आती हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन आर बियॉन्ड बी, आर बियॉन्ड बी पॉइंट, बियॉन्ड पॉइंट बी। तो पॉइंट बी को क्रॉस करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं किसी मटेरियल की शेप बदलना, तो हमें उसका जो यील्ड पॉइंट है या जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है वो पॉइंट क्रॉस कराना पड़ेगा, वो पॉइंट क्रॉस कराना पड़ेगा। और अब उसके बाद मटेरियल का जो बिहेवियर है वो एक तरह का प्लास्टिक बिहेवियर जैसा होगा। दैट मीन्स बहुत कम स्ट्रेस पर काफी ज्यादा स्ट्रेन मटेरियल दिखाएगा, मतलब एक तरह से बहेगा, फ्लो कर सकता है, लिक्विड जैसा कुछ बिहेव कर सकता है मटेरियल। और फिर आखिरी में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मटेरियल टूट जाएगा। ये बेसिकली ऐसा किया गया है कि हमने मान लेते हैं कोई लोहे का वायर लिया और उस लोहे के वायर को खींचा, उस पर फोर्स लगाया और क्या क्या उसमें स्ट्रेन आ रहा है, उसकी लेंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम उसको नापते जा रहे हैं और उधर कितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी मेजर करते जा रहे हैं और दोनों के बीच ग्राफ खींचा है, दोनों के बीच ग्राफ खींचा है ना। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट लैब्स में होता है। वायर की जगह लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है ना, आईआईटीज और बढ़िया कॉलेजेस में या अच्छे कॉलेजेस में ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कराते हैं और हम आंखों के सामने से देखते हैं। ये जो प्लास्टिक बिहेवियर है, ये प्लास्टिक बिहेवियर आंखों से दिखता है आंखों से कि मटेरियल लोहे की रॉड कैसे फ्लो कर रही है और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उसका, एकदम गर्म हो जाती है, ये दिखता है। फ्रैक्चर पॉइंट आने से पहले ये जो चीज है, ये चीज यू कैन लिटरली सी एंड यू कैन लिटरली अंडरस्टैंड कि अच्छा ये जो प्लास्टिक बिहेवियर है, ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ये कैसे हैं, इसको देखा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है और मैंने आपसे कहा कि इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, उनके नाम क्या है, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी कुछ खास एज सच कोई इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली चीज नहीं है, बस एक बार ग्राफ अच्छे से देखा हो, समझ लिया हो तो काम चल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। फिर दो चीजें हैं, एक डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल और ब्रिटल, है ना, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल की बात हो रही है। ठीक, अच्छा जी। पिछले ग्राफ को ही कह रहा है कि फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, nevertheless the body still returns to the original dimensions when the load is removed. The point B in the curve is known as yield point. बता दिया था मैंने तुम्हें, B point को yield point कहते हैं, also known as the elastic limit, and the corresponding stress is known as yield strength. हाँ, definition जरूर हमें पता होना चाहिए कि yield point के corresponding जो stress है ना, ये जो yield point है इसके corresponding जो stress है इसको yield stress कह रहे हैं। ठीक, अच्छा जी। The maximum stress that can be withstood without breaking is called as ultimate strength. अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहां है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ब्रेकिंग से पहले, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट है ना, इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है जी। अ डक्टाइल मटेरियल कंटिन्यूज टू स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग। डक्टाइल मटेरियल इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बियॉन्ड फ्लो करता है, ये डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग पॉइंट जितना दूर दूर होगा मटेरियल उतना ज्यादा डक्टाइल होगा।
है ना। ये दोनों पॉइंट जितने दूर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी मटेरियल के लिए ग्राफ बनाया, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट ये है और ब्रेकिंग पॉइंट ये है, ये स्पैन आपको जितना ज्यादा बड़ा मिलेगा मटेरियल उतना ज्यादा डक्टाइल कहलाएगा। ये स्पैन जितना कम होगा मटेरियल ब्रिटल कहलाएगा, क्योंकि वो टूट जाएगा जल्दी, वो जल्दी टूट जाएगा, ब्रिटल कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो डक्टाइल मटेरियल कब होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ग्राफ देके बताइए इनमें सबसे ज्यादा डक्टिलिटी चारों ग्राफ में से किस मटेरियल की है? कोई भी बता सकता है। ब्रेकिंग पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट के बीच का गैप जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो डक्टाइल मटेरियल कंटिन्यूज टू स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग। एग्जांपल ऑफ डक्टाइल सॉलिड्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड, है ना। ये बढ़िया डक्टाइल मटेरियल्स हैं, तभी ऑर्नामेंट वगैरह हम जानते हैं गोल्ड वोल्ड के बनते। अच्छा जी, फिर एक शब्द और होता है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। वैसे इस पर ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता है, पर हमें पता होना चाहिए। हिस्टेरेसिस शब्द हमें पता होना चाहिए, आगे भी फिजिक्स में ये शब्द उपयोगी होता है। मैग्नेटाइजेशन की जब बात करते हैं तब भी ये शब्द आता है। तो हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है? लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस व्हाइल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग लोड। लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड स्ट्रेस इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हमने किसी मटेरियल को लोड दिया, है ना, हमने किसी मटेरियल को लोड दिया, तो मटेरियल जब हमने किसी मटेरियल को लोड दिया तो मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मान लेते हैं ऐसा गया। पर जब हमने लोड कम किया तो ग्राफ इसको कॉपी नहीं किया, ग्राफ ने कॉपी नहीं किया, ग्राफ ऐसे लौटा है। अगर ग्राफ इसको कॉपी कर लेता तो मटेरियल 100% पुराने जैसा हो जाता, पर ग्राफ ने कॉपी नहीं किया। लोड करते समय स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व और जब अनलोड किया तब स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व अलग अलग है। ये जो अलग अलग कर्व का हो जाना है इसी को हिस्टेरेसिस कहते हैं। लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस इज इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? while increasing and decreasing the load. Area of the stress strain curve is called hysteresis loop and is numerically equal to work done in loading the material and then unloading it. एक साइकिल किसी मटेरियल पर लोडिंग अनलोडिंग की चलाई जाए तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, नेट वर्क डन करना पड़ेगा, जो उस मटेरियल में हीट के रूप में या परमानेंट डिफॉर्मेशन के रूप में सेटअप हो जाएगा, वो इस हिस्टेरेसिस लूप के एरिया से पता चलता है। हेंस यहां भी छोटे मोटे सवाल बन जाएंगे। 4 लूप दे देगा, एक का बड़ा एरिया एक का छोटा एरिया, पूछ सकता है कि हिस्टेरेसिस किसमें ज्यादा है, वर्क डन किसमें कितना ज्यादा करना पड़ेगा। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं, वहां भी इसी तरह की बात होती है। अब आ जाते हैं जरा एक दो सवाल इस पर देखें। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन ग्राफ। यंग मॉडुलस ऑफ ए और यंग मॉडुलस ऑफ बी का कंपैरिजन कर रहा है, और कौन ज्यादा डक्टाइल है कौन कम डक्टाइल है उसका कंपैरिजन कर रहा है। तो क्या क्लियरली हम देख रहे हैं कि बी का अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट यहां कहीं होगा और ब्रेकिंग पॉइंट यहां कहीं है, जबकि ए का अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट यहां कहीं है, ब्रेकिंग यहां कहीं है। हेंस कौन ज्यादा डक्टाइल है? बी ज्यादा डक्टाइल है। पर यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप यंग मॉडुलस को डिनोट करेगा, है ना। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ किसको डिनोट करेगा? किसको डिनोट करेगा? यंग मॉडुलस को डिनोट करेगा। तो क्या क्लियरली ए का यंग मॉडुलस बी से ज्यादा है? यंग मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, पर बी की डक्टिलिटी ए से ज्यादा है। तो यंग मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बट इट इज लेस डक्टाइल, है ना, बट इट इज लेस डक्टाइल। सही है। यंग मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इट इज मोर डक्टाइल, गलत है। यंग मॉडुलस ऑफ ए इज लेस एंड इट इज लेस डक्टाइल, गलत हो गया, इस वजह से गलत हो गया। यंग मॉडुलस ऑफ ए इज लेस, गलत हो गया। समझ में आ जाती है बात? ऐसा है। और देखो अगला सवाल देखो। फाइंड आउट द इलोंगेशन इन ब्लॉक इफ मास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यंग मॉडुलस ऑफ ब्लॉक आर एम, ए एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या किया? हमने एक स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया, बस, और कुछ नहीं किया। हमने एक स्मूथ सरफेस पर ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया। और अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है इलोंगेशन बता दीजिए ब्लॉक में। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। इलोंगेशन बता दीजिए ब्लॉक में। मैं चाहूंगा कि 1 सेकेंड तुम समय लेके इसको सोचो और कोशिश करो करने की। आंसर दिया हुआ है नीचे,
कोशिश करो करने की कि कैसे कर सकते हैं इसको। केवल स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, उस पर फोर्स लगा दिया तो ऑब्वियसली ब्लॉक तो चल देगा फोर्स की वजह से, तो ब्लॉक तो चल देगा, ब्लॉक तो चल दिया भाई साहब, ब्लॉक चल दिया। अब ब्लॉक के चल लेने से इलोंगेशन आ रही है ब्लॉक में या रॉड में या जो भी वो चीज है, कैसे आ रही होगी, क्यों आ रही होगी, क्यों आ रही होगी, इसलिए आ रही होगी, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उस मटेरियल के अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसको न्यूटन लॉ का सवाल बना दूं, सपोज अगर मैं इसको न्यूटन लॉ चैप्टर का सवाल बना दूं और तुमसे ये पूछूं कि यहां से x डिस्टेंस नीचे या पीछे, यहां से x डिस्टेंस पीछे टेंशन बता दो, मान लेते हैं, पहले भाड़ में जान दो, इलास्टिसिटी को भाड़ में जान दो, मान लेते हैं मैं तो न्यूटन लॉ का सवाल बना दे रहा हूं और तुमसे पूछता हूं कि जो जिस एंड पर फोर्स लगाया वहां से x पीछे ये जो सेक्शन होगा रॉड का, है ना, इस मटेरियल का, इस रॉड का, इस ब्लॉक का ये जो सेक्शन होगा, तो डेफिनेटली ये x लेंथ वाला हिस्सा L माइनस एक्स लेंथ वाले हिस्से को खींच रहा होगा अपनी तरफ, खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा, बिल्कुल खींच रहा होगा, ऐसे खींच रहा होगा, है ना, ऐसे खींच रहा होगा। तो अगर हम पीछे वाले को एक सिस्टम की तरह देखें, इसको एक सिस्टम की तरह देखें और अपने मन से ये पूछें, अपने मन में ये पूछें कि कौन है जो पीछे वाले सिस्टम को चला रहा है, पीछे वाले L माइनस एक्स लेंथ वाले बॉडी को कौन चला रहा है, तो डेफिनेटली टेंशन चला रहा है, क्योंकि फोर्स तो यहां लगा है, टेंशन चला रहा है। स्मूथ सरफेस है, हेंस इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम, तो एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम इज F बाय m, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, F बाय m, ठीक। अच्छा जी, ये जो सेक्शन है L माइनस एक्स लेंथ का, इसका मास कितना होगा, m बाय l इंटू L माइनस एक्स, हेंस टेंशन T विल बी इक्वल टू इस सेक्शन का मास जो कि कितना होगा m बाय l इंटू L माइनस एक्स, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, ये L माइनस एक्स है, इंटू एक्सेलरेशन A जो कि F बाय m है, यहां तक समझ में आना चाहिए। हेंस हमने सबसे पहले तो न्यूटन लॉ वगैरह की मदद से ये निकाल लिया कि भैया फ्रंट एंड से x डिस्टेंस पीछे, फ्रंट एंड से x डिस्टेंस पीछे टेंशन की क्या वैल्यू होगी, सबसे पहले तो ये निकाल लिया, जो कि हमें मिल भी गई, अब हम इस टेंशन को थोड़ा सोचेंगे, और अगर x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट जैसा तुम सोचते, है ना, x डिस्टेंस पर इसी रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा सोचते dx लेंथ का, ऐसा और ऐसा टुकड़ा सोचते जिसकी ओरिजिनल लेंथ dx थी, इसको सोचो, जिसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, dx थी, इसको सोचो, इसका FBD बनाओ, इस छोटे से सेक्शन को बाहर निकाल लो और इस छोटे से सेक्शन का जरा FBD तो बनाओ। इस छोटे से सेक्शन का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो तुमको हैरानी हो जाएगी ये जानकर या ये देखकर कि इस छोटे से सेक्शन को तो दोनों इधर उधर खींच रहे हैं टेंशन। इस छोटे से सेक्शन को देखो और थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कि ये टेंशन T इसको इधर खींचती है और इसको इधर खींचती है, इंटरनल फोर्स है टेंशन, है ना। ये टेंशन T इसका हमने ऐसा दिखाया, ये टेंशन T इस सेक्शन को दोनों तरफ से खींचती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी लेंथ जो ओरिजिनली dx थी वो dx से बढ़ जाएगी ऑल बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, वो dx से बढ़ जाएगी ऑल बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेंस इसकी जो लेंथ dx थी वो अब dx नहीं रही, वो dx से बढ़कर dx प्लस मान लेते हैं dl डैश हो गई। dl डैश इज वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ एन एलिमेंट हुज ओरिजिनल लेंथ वाज dx। हेंस क्या भाई साहब, इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस सब फफूंद आ गई, सब चीजें आ गई। हेंस इसके लिए, इस सेक्शन के लिए अगर मैं यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखूं तो यंग मॉडुलस वुड बी इक्वल टू स्ट्रेस कितना है, टेंशन T डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो स्ट्रेस है T बाय A और स्ट्रेन कितना है, लेंथ में चेंज कितना हुआ, dl डैश, स्ट्रेन कितना है dl डैश डिवाइडेड बाय dx, ये स्ट्रेन है। हमें क्या पूछा है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल एलोंगेशन। क्या टोटल एलोंगेशन इसी प्रकार के dl डैश, सभी dl डैश को जोड़ लेने से निकल आएगी? बिल्कुल निकल आएगी। तो एक काम करते हैं, dx को ऊपर पहुंचा देते हैं, dl डैश को इधर खिसका लेते हैं, यंग मॉडुलस को यहां ले आते हैं। हेंस देखना जरा ध्यान से,
dl डैश इज इक्वल टू टेंशन T इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए वाई, ये समझ में आना चाहिए। और अब आखिरी काम करना है, टेंशन T का वो वैल्यू F बाय एल इंटू एल माइनस एक्स यहां रखना है और इसको उठाकर इंटीग्रेट कर देना है ना। तो टेंशन T का वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं और अब इस पूरी चीज को उठा के इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। इधर लिखता हूं, इधर जगह नहीं बची, इधर लिख लेता हूं। तो देखो जरा, dl डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, टेंशन T इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए वाई इज इक्वल टू, टेंशन T की वैल्यू रखी मैंने F बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, F बाय एल इंटू एल माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ए वाई। और अब इसको कर दिया इंटीग्रेट, यहां भी यहां भी यहां भी, उससे क्या मिलेगा हमें, नेट इंक्रीमेंट इन लेंथ एल डैश। तो F बाय एल ए वाई तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू L, राइट, सही है। आज जो जरा इंटीग्रेट करके देखें क्या मिलने वाला है। Hence L डैश इज इक्वल टू F बाय एल ए वाई, F डिवाइडेड बाय एल ए वाई, ये सब तो बाहर चला गया। L माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ है ना, L माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, जो इंटीग्रेट करने के बाद मुझे मिलेगा Lx माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, Lx माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू, और उस पर लिमिट लगानी है फ्रॉम 0 टू L। लिमिट लगा लेते हैं, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय टू विच इज एल स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय एल ए वाई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, एक L कैंसिल हो जाएगा और अब फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, FL डिवाइडेड बाय 2AY, FL डिवाइडेड बाय 2AY, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया FL। बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट भी हो जाता है, सिलेक्शन डायरी में इसको नोट करना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया सवाल है और इसका आंसर भी आप दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में सीधे सीधे भी फायदा हो जाए। FL divided by 2AY is the net increment in the length of the rod, block, जो भी कह लो। F फोर्स की वजह से, F फोर्स से चल रहा है स्मूथ सरफेस पर, F फोर्स से आपने इसको चला दिया है ना। ये किसी A एक्सेलरेशन से चल रहा है ना। अंदर में इसकी लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी, कितना बढ़ जाएगी, इतना बढ़ जाएगी भाई। बहुत बढ़िया सवाल, इलास्टिसिटी पर बढ़िया सवाल, ठीक। बाकी तो रूटीन सवाल तो बहुत आसान होते हैं, ऐसे केवल कुछ थोड़े से ही सवाल हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही सवाल हैं जो थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो हमें अच्छे से आने चाहिए, जो मोरलेस मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तुम तो बस ध्यान से सुन लो। अब देखो, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, देयर मासेस आर इन द रेशियो 3:2, देन देयर एलोंगेशंस आर इन द रेशियो। सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया, y दोनों के लिए सेम हो गया, सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, ओरिजिनल लेंथ भी दोनों की सेम हो गई है ना, ओरिजिनल लेंथ भी दोनों की सेम हो गई, मासेस का रेशियो है 3:2, ठीक है जी। अच्छा जी, देयर एलोंगेशंस आर इन द रेशियो, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, देयर मासेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, देन देयर, चूंकि मासेस का रेशियो 3:2 का है तो ऑब्वियसली उनके एरिया अलग अलग होंगे, है ना। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी, हेंस डेंसिटी रो है ना इंटू 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 लेंथ L इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये क्या चीज हो गई, ये हो गया मास, है ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया, ये हो गया मास, ठीक। अब चूंकि मटेरियल सेम है और लेंथ सेम है तो जिसका मास m1 है उसका एरिया A1 है, रो L तो दोनों के लिए सेम है, और जिसका मास m2 है उसका एरिया A2 है, उसका एरिया A2 है। चूंकि मासेस का रेशियो है 3:2, m1 by m2, m1 by m2 इज इक्वल टू a1 by a2, a1 by a2 इज इक्वल टू कितना, 3/2। अच्छा जी, सेम फोर्स लगाया तो यंग मॉडुलस की जब मैंने इक्वेशन लिखी, पहले वाले के लिए यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखी तो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय a1 डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं कि पहला वाला जो वायर है उसकी एलोंगेशन हुई L1 और ओरिजिनल लेंथ थी L, और सेम इक्वेशन जब दूसरे वायर के लिए लिखी तो यंग मॉडुलस तो दोनों का सेम ही है,
फोर्स भी दोनों पर सेम लग रहा है, केवल एरिया अलग अलग है। तो F बाय A2 और इलोंगेशन अलग अलग है, L2 बाय L, L दोनों का सेम है। देखो ध्यान से, चूंकि मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस दोनों का सेम बनेगा, यंग मॉडुलस दोनों का सेम बनेगा। तो क्या हम देख रहे हैं, L1A1 मस्ट बी इक्वल टू L2A2, L1A1 मस्ट बी इक्वल टू L2A2। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इलोंगेशंस आर इन द रेशियो। क्वेश्चन ने पूछा है L1 बाय L2 बता दीजिए, इलोंगेशंस का रेशियो बता दीजिए, है ना। क्या L1 बाय L2 इज A2 बाय A1 and A2 by A1 is 2 by 3, A2 by A1 is 2:3, तो हमारा आंसर आ गया 2:3। बहुत आसान, बहुत ज्यादा इजी, एकदम इजी, कुछ भी करने को ज्यादा खास नहीं है, एकदम इजी। और देखो अगला सवाल देखो, A copper wire and a steel wire of the same cross section area and length are joined end to end, ठीक है, equal and opposite longitudinal forces are applied to the free end giving a total elongation of small l, then the two wires will have, ठीक है जी। तो क्या क्या सेम है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, लेंथ भी सेम है ना, पर मटेरियल अलग अलग है, एक कॉपर का है और दूसरा स्टील का है, पर जोड़ दिए गए हैं ऐसे, और एक ही फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना कि मान लेते हैं कि एक वायर ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, और दूसरा जो वायर है, दूसरा जो वायर है वो दूसरा वायर ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा है ना। अब ध्यान से समझना, इन दोनों वायर्स को एंड टू एंड ज्वाइन करके, एंड टू एंड ज्वाइन करके लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस लगाए जा रहे हैं। मान लेते हैं इसको खींचा जा रहा है ऐसे, और जब तुम इसको स्टेडी स्टेट में इमेजिन करोगे, मतलब जितना इलोंगेशन होना था हो गया है, उस स्टेट में इमेजिन करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा अंदर में सब जगह फोर्सेस सेम होंगे, अंदर में सब जगह फोर्सेस सेम होंगे, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सब जगह सेम है। हेंस जो स्ट्रेस इसमें पैदा होगा वही स्ट्रेस इसमें पैदा होगा। हेंस चूंकि दोनों के फोर्सेस सेम है, एरिया सेम है, हेंस सेम स्ट्रेस जनरेट होगा, सेम स्ट्रेस जनरेट होगा। पर चूंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है, यंग मॉडुलस अलग अलग है, इसलिए स्ट्रेन अलग अलग होगा, है ना, डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट स्ट्रेन। समझ में आती है बात, स्ट्रेस तो सेम होगा पर स्ट्रेन डिफरेंट होगा, स्ट्रेस तो सेम होगा पर स्ट्रेन डिफरेंट होगा, बस यही पूछा है उसने, सेम स्ट्रेस डिफरेंट स्ट्रेन, सेम स्ट्रेस डिफरेंट स्ट्रेन। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। चलिए जी, ये तो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस और उससे संबंधित छोटे मोटे क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल के अलावा भी कुछ बातें हैं पढ़ने की, जैसे शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस का क्या मतलब है, शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब है एक ऐसा स्ट्रेस जो हमने, जैसे कि इमेजिन करो कि क्यूब था और हमने इसके फेस के पैरेलल फोर्स लगाकर इस क्यूब को डिफॉर्म कर दिया, अब ये क्यूब थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ना। तो ऐसा अगर स्ट्रेस लगाया जाए, ऐसा अगर कोई स्ट्रेस लगाया जाए टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो उसको शेयरिंग, उस स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाले स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है जी। ऐसा है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही है, पर एरिया ऑब्वियसली ये वाला एरिया है जिस पर ये फोर्स लग रहा है। लॉन्गिट्यूडनल जब बात करी थी तो फोर्स और एरिया परपेंडिकुलर थे, है ना, यहां पर फोर्स भी उसी प्लेन में है और एरिया भी ऑब्वियसली उसी प्लेन में है, ठीक। अच्छा जी, अब इस फोर्स के लगने से अगर ये क्यूब डिफॉर्म हो जाता है, और ये जो डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यूब की नई पोजीशन है, और फाई एंगल, वर्टिकल से फाई एंगल क्यूब, फाई एंगल क्यूब अगर झुक जाता है, तो ये जो एंगल फाई है, दिस एंगल फाई इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस समझ में आ गया, शियर स्ट्रेन समझ में आ गया, है ना, शियर स्ट्रेस समझ में आ गया, शियर स्ट्रेन समझ में आ गया। अगर स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना हो तो ऑब्वियसली यहां भी प्रोपोर्शनलिटी आएगी, इनका रेशो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट रेशो को या उस कांस्टेंट चीज को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, समझ रहे हो। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस इज बेसिकली द रेशो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस या shear stress to shear strain, shear stress to shear strain, F by A divided by phi, F by A divided by phi, F is basically tangential force, hence tangential force divided by A phi। obviously phi को रेडियन में ही मेजर करेंगे, बेवकूफ थोड़ी हैं, इतना तो हम समझते ही हैं कि जब भी फिजिक्स में एंगल आएगा वो रेडियन में ही मेजर होगा, है ना, जब भी फिजिक्स में एंगल आएगा वो रेडियन में ही मेजर होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल ईटा,
बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी किताबों में शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल ईटा के रूप में दिखाई देता है या ईटा होता है। अच्छा जी, ऐसा ही अगला और आखिरी स्ट्रेस है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तब पैदा होता है जब हम किसी चीज को किसी लिक्विड में डुबो दें। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, अगर हमने इसको लिक्विड में डुबो दिया तो सब तरफ से इस पर फोर्सेस आके इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। प्रेशर फोर्सेस सब तरफ से लगते हैं, तो पूरे वॉल्यूम को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, पूरे वॉल्यूम पर फोर्सेस लगेंगे, है ना। Since the fluid presses inward on all sides of the object, the solid is compressed and the volume is reduced, right? ऐसा है। The fluid pressure is the force per unit surface area and can be thought of as volume stress. तो जो प्रेशर है, वो प्रेशर की तो डेफिनेशन ही फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। जो प्रेशर है, क्या उसको वॉल्यूम स्ट्रेस की तरह सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है। तो प्रेशर को ही वॉल्यूम स्ट्रेस की तरह सोच लिया है, और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को वॉल्यूम स्ट्रेन की तरह सोच लिया है। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को वॉल्यूम स्ट्रेन की तरह देख लिया है। और इनका भी जो रेशो है, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशो है, वो भी जब तक स्ट्रेन छोटा है तब तक कांस्टेंट है, और उसी को कहते हैं बल्क मॉडुलस। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस। उसी को कहते हैं बल्क मॉडुलस बी, बल्क मॉडुलस बी। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं क्योंकि लिक्विड लगा रही है ना, या वॉल्यूम स्ट्रेस कह लो, टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन, ठीक है जी, इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस। हेंस बल्क मॉडुलस बी का जो वैल्यू है, बल्क मॉडुलस बी का जो वैल्यू है, दैट वुड बी इक्वल टू प्रेशर पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, दैट मींस डेल्टा वी बाय वी। अब ध्यान से समझना, प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ ऐसे लग रहा है, इसी को पॉजिटिव प्रेशर बोल रहे हैं, तो बॉडी कंप्रेस होगी, और अगर बॉडी कंप्रेस होगी तो डेल्टा वी तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो अगर मैं ऐसे ही डिफाइन कर दूंगा तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। उसको नेगेटिव से बचाने के लिए मैंने जबरदस्ती एक माइनस का साइन जबरदस्ती इसमें लगा दिया, जबरदस्ती, ठीक, जबरदस्ती इसमें एक माइनस का साइन लगा दिया, एक चीज। दूसरी बात, क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड में नहीं भी डुबोया होता तो ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में होता, प्रेशर तो उस पर तब भी लग रहा होता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर तो है ही सही। दैट मींस हर ऑब्जेक्ट हर समय प्रेशर की स्टेट में तो है ही। ऐसा नहीं है कि लिक्विड में डुबो देने पर ही उस पर प्रेशर लग रहा है। हाँ, लिक्विड में डुबो देने पर प्रेशर बढ़ गया है, जिसको एक्सेस प्रेशर कह सकते हैं। तो ज्यादा समझदारी का काम यह होगा कि यहां पी की जगह डीपी रखा जाए या डेल्टा पी रखा जाए। सोचो, ज्यादा बुद्धिमानी का काम यह होगा कि यहां पी की जगह पर डेल्टा पी रखा जाए, है ना, ताकि हम समझ पाए कि एक्सेस प्रेशर की कहानी है। हेंस अब ये एक्सप्रेशन और सुधारने पर ऐसा बन गया, और जब ऐसा बन ही गया है तो अब अगर हम इसको और बहुत ज्यादा छोटी चेंजेस के लिए देखें तो वो जो चेंजेस हैं, डेल हैं, वो डेरिवेटिव में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, हेंस बल्क मॉडुलस की जो ज्यादा यूजफुल डेफिनेशन है वो है माइनस वी इंटू डीपी बाई डीवी। बल्क मॉडुलस की जो ज्यादा यूजफुल डेफिनेशन है वो है माइनस ऑफ वी इंटू डीपी बाई डीवी, जो कई जगहों पर यूज हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, सॉलिड जो होता है, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है, उसके लिए यंग मॉडुलस भी डिफाइन कर सकते हो, उसके लिए शियर मॉडुलस भी डिफाइन कर सकते हो, उसके लिए बल्क मॉडुलस भी डिफाइन कर सकते हो। दैट मींस कॉपर के लिए मैं तीनों मॉडुलस डिफाइन कर सकता हूं, पर लिक्विड्स और गैसेस के लिए ना तो यंग मॉडुलस हो सकता है, क्योंकि कैसे लिक्विड को कैसे एक रॉड जैसी शेप में लगा के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कैसे फोर्स लगाओगे लिक्विड पर? पॉसिबल नहीं है। और गैसेस पर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हेंस गैसेस की इलास्टिसिटी ना तो यंग मॉडुलस से मेजर की जा सकती है, ना शियर मॉडुलस से मेजर की जा सकती है। हेंस गैसेस और लिक्विड की इलास्टिसिटी केवल और केवल बल्क मॉडुलस से ही मेजर की जाती है। समझ लीजिए। सॉलिड की इलास्टिसिटी, सॉलिड के लिए अगले पन्ने पर लिख लेते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के लिए किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस तीनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। सॉलिड ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए
तो तीनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन सॉलिड किस सिचुएशन में है, हम इन तीनों में से जो रेलेवेंट कहानी होगी उसकी बात करेंगे। अगर आपने सॉलिड का वायर बना है तो थोड़ी बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस की बात करोगे, यंग मॉडुलस की बात करोगे, ठीक। वेयर एज लिक्विड्स की अगर बात की जाए और गैसेस की बात अगर की जाए, लिक्विड्स और गैसेस की बात की जाए, तो लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए केवल बल्क मॉडुलस ही मेजर ऑफ इलास्टिसिटी होगा, केवल बल्क मॉडुलस ही मेजर ऑफ इलास्टिसिटी होगा। हेंस लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस इज मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। और एक बार मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, एक बार आपने किसी तरीके से बल्क मॉडुलस मेजर कर लिया किसी लिक्विड का, जैसे मान लेते हैं पानी का मेजर कर लिया, तो उसकी इलास्टिसिटी डिफाइन हो गई, ठीक है। गैसेस की कहानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स फ्री है। हेंस गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस ऑब्वियसली इज अ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस इज ए मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, ये बिल्कुल सही बात है। पर इसके साथ साथ एक और मजेदार बात है, और वो ये बात है कि चूंकि गैसेस फ्रीडम ज्यादा है, हेंस अगर हम गैसेस पर जो प्रोसेस कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में घुस गया हूं मैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, हेंस क्या प्रोसेस है जो गैस पर कर रहे हैं, उस आधार पर उसकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू आएगी। डिफाइन तो बल्क मॉडुलस से ही होगा, पर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस सेम गैस के लिए वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। ये बड़ी मजेदार बात है। दैट मींस इलास्टिसिटी गैसेस के लिए एज सच डिफाइंड नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हाइड्रोजन गैस की ये इलास्टिसिटी है, मुझे साथ के साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि इस हाइड्रोजन गैस पर प्रोसेस कौन सा करना है, तो ही मैं इसकी इलास्टिसिटी डिफाइन कर पाऊंगा। ऐसा लिक्विड्स के लिए नहीं है। वाटर है तो वाटर की इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस, ये बात खत्म हो गई है ना। पर गैसेस की इलास्टिसिटी होती तो बल्क मॉडुलस से है मेजर, पर बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू है, वो इस बात पर निर्भर कर जाती है कि प्रोसेस कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखना और समझना, हम इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं इस समय। किसकी बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किससे मेजर होगी, बल्क मॉडुलस से मेजर होगी, जिसका डेफिनेशन है माइनस का v इंटू डीपी बाई डीवी। और परेशानी ये है भाई कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के जो संबंध है वो गैसेस में प्रोसेस डिपेंडेंट है। हेंस अलग अलग प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो क्या आइसोबेरिक प्रोसेस में डीपी ही जीरो हो जाएगा? देयर इज नो प्रेशर चेंज। हेंस आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू होगी 0। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि वो कौन सा प्रोसेस है गैस का जिसमें गैस की इलास्टिसिटी 0 होती है, तो आंसर है आइसोबेरिक प्रोसेस। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेता है। अच्छा जी, फॉर आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम नहीं बदलती है, आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर बात की जाए तो क्या वॉल्यूम अगर नहीं बदलेगी तो ये डीवी 0 हो जाएगा। ये डीवी 0 हो जाएगा तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी या अनडिफाइंड हो जाएगी। सही है। हेंस बल्क मॉडुलस की वैल्यू इज ईदर इंफिनिटी और अनडिफाइंड। तो मैं पूछ लूंगा कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें गैस की इलास्टिसिटी डिफाइन ही नहीं की जा सकती है? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक इसी प्रकार से फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जाए अगर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है पीवी बराबर कांस्टेंट। इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट कर लोगे तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू माइनस पी बाई वी आती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डीपी बाई डीवी डिफरेंशिएट करके देख लेना अपने आप, तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू माइनस का पी बाई वी आती है, और बल्क मॉडुलस है माइनस का वी इंटू डीपी बाई डीवी। हेंस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब मैं बल्क मॉडुलस लिखूंगा तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी माइनस का वी इंटू माइनस का पी बाई वी, विच इज पी। हेंस इंटरेस्टिंग टू नोट कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस bulk modulus is defined by pressure,
मैं सवाल पूछूंगा कि मुझे तो इस फलाने टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह कराया और मुझे तो इलास्टिसिटी बता दीजिए, फलाने किसी वॉल्यूम पर इलास्टिसिटी। मैं पूछूंगा ही नहीं प्रेशर बता दो, मैं तो कहूंगा इलास्टिसिटी बता दो। तुम्हें समझ होगी अगर कि इलास्टिसिटी प्रेशर से नापी जाती है तो ही तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो समझ लो बहुत अच्छे से, थर्मोडायनेमिक्स में इसके बड़े सवाल बन जाते हैं, फायदा होता है, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और भैया चौथा प्रोसेस जो रह गया है कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात भी कर लें, बुरा मान जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एडियाबैटिक और एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में dp बाई डीवी की वैल्यू माइनस गामा p बाई वी होती है। dp बाई डीवी की वैल्यू माइनस गामा p बाई वी होती है। dp बाई डीवी की वैल्यू माइनस गामा p बाई वी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होती है भाई साहब। ऐसा होने की वजह से बल्क मॉडुलस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ v इंटू माइनस गामा p बाई वी, माइनस गामा p बाय v इज इक्वल टू गामा p, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो इलास्टिसिटी है, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इलास्टिसिटी है वो डिफाइंड है एज गामा p। एडियाबैटिक प्रोसेस की इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज गामा p। समझ लो अच्छे से, नोट कर लो, बढ़िया से देख लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछी जाती है ये चीज, है ना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सबको समझ में आनी चाहिए क्या नाम का है। ठीक, अच्छा जी। अब बल्क मॉडुलस का अगर हम उल्टा कर दें तो एक शब्द बनता है कंप्रेसिबिलिटी। कभी कभी वो कंप्रेसिबिलिटी भी पूछेगा। तो रेसिप्रोकल है किसका, बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज इलास्टिसिटी, इज कंप्रेसिबिलिटी। के सिंबल के है अगर, तो ऑब्वियसली कंप्रेसिबिलिटी के का वैल्यू 1/b होगा, है ना, के का वैल्यू 1/b होगा। एंड ऑब्वियसली बल्क मॉडुलस सॉलिड का ज्यादा है लिक्विड से और लिक्विड का ज्यादा है गैसेस से। बल्क मॉडुलस ऑब्वियसली सॉलिड का सबसे ज्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की सबसे कम है ना, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की सबसे कम है। ठीक, अभी जो मैंने तुम्हें पीछे बताया था उसी को ये बोल रहा है, उसी को ये बोल रहा है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जो दोनों प्रोसेस अभी हमने पीछे समझे उसके बारे में ये बता रहा है कि भाई आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस, प्रेशर और ये गामा इनटू पी, अभी पीछे बताया वही चीज ये लिख कर भी हमें समझा रहा है। ठीक, अब अगर किसी एक सॉलिड के लिए मैं यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो सब कुछ अगर डिफाइन कर दूं तो इन तीनों चारों भाइयों के बीच एक संबंध होता है या कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक, ये रिलेशनशिप आपको याद कर लेने दो, इस पर कुछ पूछा नहीं जाता है, पर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई पूछ सकता है, इसलिए हमें पता जरूर होने चाहिए। दो, इस पर कुछ सवाल आते नहीं है वैसे, पर स्टिल टू बी ऑन दी सेफर साइड, किसी मटेरियल के लिए अगर यंग मॉडुलस भी डिफाइन है, बल्क मॉडुलस भी डिफाइन है, पॉइजन रेशियो भी डिफाइन है, शेयर मॉडुलस भी डिफाइन है, तो उनका आपस में क्या संबंध है, तो ये संबंध है young modulus is equal to 3 times of bulk modulus into 1 minus of 2 times of Poisson's ratio, mu Poisson's ratio है। Similarly y is equal to 2 eta shear modulus है into 1 plus mu, y is equal to 9b eta upon 3b plus eta and mu is equal to 3b minus 2 eta upon 6b plus 2 eta। मैं फिर बता रहा हूं सवाल इस पर नहीं आता है, नहीं आता है, पर फिर भी टू बी ऑन दी सेफर साइड हम अगर थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे तो कोनो बुराई नहीं होगी, है ना, अगर इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। ठीक, अच्छा जी, एक सवाल है जरा देखें क्या है। इफ B is the bulk modulus of a metal and a pressure P is applied uniformly on all sides of the metal with density D, then the fractional increase in density is given by। if B is the bulk modulus of the metal, ठीक है, pressure P is applied uniformly on all sides of the metal with the density D, तो fractional increase in density पूछ रहा है। ठीक, बल्क मॉडुलस है B, आओ जरा देखें, पहले तुम कोशिश कर लेना अपने आप। तो बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ V इंटू डीपी बाई डीवी, है ना, माइनस ऑफ V इंटू डीपी बाई डीवी। तो बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीपी को तो P बोल रहा है ये, और डेल्टा V बाई V ऐसा रखते हैं अभी हम इसको, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शनल इंक्रीज इन डेंसिटी, भाई कंप्रेस हुआ तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी ना, बताना है। अच्छा जी, हम ये जानते हैं कि मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो डेफिनेटली कांस्टेंट रहेगा, मास तो नहीं बदल रहा है, मास तो डेफिनेटली कांस्टेंट है। ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेंस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा 0 इज इक्वल टू dv इंटू रोहो प्लस v इंटू डी रोहो। ठीक, ठीक बात है। अच्छा जी, हेंस dv बाय v, dv बाय v इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखना जरा, dv बाय v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डी रोहो बाय रोहो, माइनस ऑफ डी रोहो बाय रोहो। तो यहां जो ये नीचे माइनस को उतार लें अगर, तो क्या इसी बल्क मॉडुलस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रेशर P डिवाइडेड बाय डी रोहो अपॉन रोहो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डी रोहो अपॉन रो क्या है, इट इज बेसिकली फ्रैक्शनल इंक्रीज इन डेंसिटी। डी रोहो बाय रोहो क्या चीज है, डी रोहो, रोहो डेंसिटी है, डी रोहो बाय रोहो जो प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस के रूप में दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली है क्या, इट इज बेसिकली फ्रैक्शनल इंक्रीज इन डेंसिटी, इट इज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन डेंसिटी। तो क्या आंसर, पी बाई बी आ गया, है ना, क्या आ गया आंसर, पी बाई बी आंसर आ गया, बढ़िया तरीके से। सही है भाई, समझ में आ जाती है बात, ऐसा है। तो आंसर पी बाई बी आता हुआ शानदार तरीके से हमें दिखाई। ओके भाई, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर बात होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, मतलब ये कि जब हम किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन कर देते हैं, जब हम किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, या एक्सटर्नल प्रेशर्स है ना, या किसी भी तरह से अगर हम डिफॉर्म कर देते हैं, तो वो जो डिफॉर्मेशन के समय जो एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी लगाता है, उसका कुछ ऐसा सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अगर बॉडी 100% इलास्टिक है तो ये एनर्जी पूरी तरह से रिकवरेबल होती है। अगर बॉडी 100% इलास्टिक है तो जैसा 100% इलास्टिक कोलिजन में होता है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, ठीक है जी। तो यहाँ कोलिजन की कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो एक बहुत ही सिंपल सा फिगर, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे सामने है। देखो इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि एक रॉड है एल लेंथ की, और उस रॉड को हमने ऐसे एक जगह या इस वॉल से फिक्स कर रखा है, ये एंड फिक्स हो गया, और अब एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाकर इस रॉड को बहुत धीरे धीरे खींच रहे हैं। दैट मींस ये जो एक्सटर्नल फोर्स F है जो बाहर से लगाया गया है, ये वेरिएबल फोर्स है, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक्सटर्नल फोर्स F को धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स F को बहुत धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है। इतना धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है कि रॉड का जो इलोंगेशन है, ऑब्वियसली जब रॉड खींचेगी तो उसके मॉलिक्यूल्स चलेंगे, है ना, पर उनकी जो करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी वो लगभग जीरो है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है सो दैट वो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा, अगर हम वो निकाल लें, है ना, तो वो सारा का सारा वर्क डन किधर चला जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। और ऐसा करने से हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम बेसिकली जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, वो कंसेप्ट ये यूज कर रहे हैं कि मिनिमम वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट जो मिनिमम वर्क डन करता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ते हैं कंसेप्ट, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि मिनिमम वर्क डन on a system, minimum work done on a system is equal to change in potential energy of a system। की मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिकोड करेंगे और निकालेंगे। ठीक, तो एक डायनेमिक सिचुएशन सोचते हैं कि हमने कैपिटल F फोर्स लगाया, जीरो से इंक्रीज करना शुरू किया, तो इस फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। ध्यान से समझना, इस फोर्स को धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं, स्लोली स्लोली फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर जब ये रॉड की लेंथ L से L+X हो गई है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर हम इस सिस्टम को देखें, लेंथ L से L+X हो गई है, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर हम इस सिस्टम को देखें, तो उस समय जो फोर्स लग रहा होगा कैपिटल F, वो अंदर में जो टेंशन होगी उसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि बहुत स्लो किया जा रहा है काम। और इस समय अगर मैं यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखूं, तो यंग मॉडुलस वुड बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, जो कि होगा X बाय L। स्ट्रेन कितना हो चुका है, X बाय L, रॉड X खींच चुकी है। यहां से मैं फोर्स का एक्सप्रेशन निकालूंगा जिसको इलास्टिक फोर्सेस कहा जाएगा। हेंस अंदर में जो रीस्टोरिंग फोर्स इस समय डेवलप हो रहा होगा, अंदर में जो रीस्टोरिंग फोर्स इस समय डेवलप हो रहा होगा, उस रीस्टोरिंग फोर्स को अगर हम देखें तो वो फोर्स होगा AY बाय L X, वो फोर्स होगा AY बाय L X। ये एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत कीमती और इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सप्रेशन काफी हद तक
स्प्रिंग फोर्स F बराबर kx के सिमिलर भी है। F बराबर kx जो स्प्रिंग में फोर्स होता है वो भी एक तरह का इलास्टिक फोर्स ही है ना। तो ये एक्सप्रेशन उस F बराबर kx के काफी सिमिलर है। और हम चाहें तो यहां से ये बात भी समझ सकते हैं कि क्यों स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस ay अपॉन l को अगर मैं एक स्प्रिंग कांस्टेंट k की तरह इमेजिन करूं, मान लेते हैं कि जो कांस्टेंट है ना ay अपॉन l, क्योंकि अगर a में चेंज नहीं है, y में चेंज नहीं है और l तो ओरिजिनल लेंथ है ना, तो अगर हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा सोचें तो k प्रोपोर्शनल टू 1 बाय नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन हम हल्का सा यहां से डिकोड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, है ना। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग को हम यहां से समझ सकते हैं। एनीवेज हम आ जाए अपना हमें जो काम करना है उस पर आ जाए। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है, बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है ना, वो कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल फोर्स। अगर हम ऐसा कर देंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम का हर पार्टिकल जीरो फोर्स सिचुएशन में होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, राइट। तो ये एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ मैंने लगाया और मान लेते हैं कि रॉड बाहर की तरफ dx अगर डिस्प्लेस होती है तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो इंस्टेंटेनियस वर्क डन करेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स जो इंस्टेंटेनियस वर्क डन करेगा, अगर हम उसको देखें तो क्या वो इंस्टेंटेनियस वर्क डन हो जाएगा F एक्सटर्नल dx, है ना। ये इंस्टेंटेनियस वर्क डन हो जाएगा F एक्सटर्नल dx। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो इंटरनल के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है ay बाय एल एक्स, ay बाय एल एक्स। मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं इस वैल्यू को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन छोटा सा। दिस इज फर्दर इक्वल टू ay अपॉन एल एक्स dx, ay अपॉन एल एक्स dx, दिस इज dw। और ऑब्वियसली हमें चाहिए टोटल वर्क डन, हमें चाहिए टोटल वर्क डन, तो ऑब्वियसली हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? मान लेते हैं कि जीरो लेंथ से स्मॉल l इज द नेट एक्सटेंशन। स्मॉल l क्या है? स्मॉल l इज द नेट एक्सटेंशन। तो जीरो से स्मॉल l तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इधर dw क्या हो जाएगा? ये dw क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dpe का इंटीग्रेशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का इंटीग्रेशन, राइट। हेंस net work done by external agent which is equal to change in potential energy, which is equal to change in potential energy of the system would be equal to ay upon l, x dx का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2, उस पर लिमिट लगा दी l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सही है। ay upon l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली वुड बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हेंस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसको जीरो मान लें, जैसे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, है ना। और इस समय जब एल स्ट्रेचिंग हो गई है ना, जब एल स्ट्रेचिंग हो गई है उस समय अगर पोटेंशियल एनर्जी को यू मान लें तो क्या सीधे सीधे हमें पोटेंशियल एनर्जी यू का एक्सप्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी यू कैन बी रिटन एज हाफ ए वाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, हाफ ए वाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। इसमें ए इंटू कैपिटल एल, एक काम करते हैं कैपिटल एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जबरदस्ती, है ना। तो जबरदस्ती अगर मैं इसको कैपिटल एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं तो ए इंटू कैपिटल एल क्या बन जाएगा? रॉड का वॉल्यूम बन जाएगा। और फिर इसको इधर ले जाऊं अगर मैं, तो ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हेंस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का थोड़ा इजी टू रिमेंबर एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। ए इंटू कैपिटल एल को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल का स्क्वायर। स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इज द नेट स्ट्रेन, क्या? नेट स्ट्रेन। हेंस हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर वुड बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक। फिर हम इसको चाहें तो और एक दो फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो बेसिकली तीन फॉर्मेट हम ला सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, तीन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तीनों को लिख लेते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं आप इसको, है ना। कभी कभी सवाल एनर्जी डेंसिटी की भी बात करेगा, वो भी लिख देता हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, चलो पूरा ही नाम लिख देते हैं इसका, इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। तो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू, अभी अभी हमने ताजा ताजा समझा, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, है ना। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हेंस यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन को हम स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, हेंस इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सही बात है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है सवाल ने क्या दिया है या क्या कैलकुलेट करवाया है। अगर केवल स्ट्रेन दिया है या कैलकुलेट करवाया है तो ऑब्वियसली हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इस्तेमाल कर लूंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों दिया है या कैलकुलेट करवाया है तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का मैं इस्तेमाल करूंगा। और हम चाहें तो प्योर स्ट्रेस में भी इस एक्सप्रेशन को ला सकते हैं। स्ट्रेन को क्या मैं लिख सकता हूं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसी को हम कन्वर्ट करके ले आएंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, है ना। नीचे वाई स्क्वायर आएगा, एक वाई कट जाएगा, तो हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ऐसा करके तीन फॉर्मेट हैं एनर्जी डेंसिटी के, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, एनर्जी डेंसिटी के तीन एक्सप्रेशन है। तीनों एक्सप्रेशन इंटरकन्वर्टेबल है, दैट मींस किसी भी परिस्थिति में तीनों ही एक्सप्रेशन वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ये वैलिड है ये इनवैलिड होगा, या इससे आंसर आएगा उससे आंसर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में तीनों एप्लीकेबल है, आप तीनों में से किसी का भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ जाती है बात, ऐसा है। चलो जी, तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करना है, समझना है। सीधे सवाल इस पर दिखाई देते हैं, सीधे सवालों का आंसर लिखना है, यूज कर लेना है इसको, ठीक। अच्छा जी, अब एक दो छोटी छोटी बातें और हैं बिफोर वी वाइंड अप, खत्म ही हो गया है। एक दो छोटे छोटे एप्लीकेशंस और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एप्लीकेशन है, सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेचिंग ड्यू टू सेल्फ वेट, इस पर भी सवाल आ जाते हैं। तो ये और एक छोटा सा आर्टिकल अपन देख लेते हैं, स्ट्रेचिंग ड्यू टू सेल्फ वेट, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रॉड, है ना, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रॉड, स्ट्रेचिंग ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट। ऐसे इमेजिन करो कि एक भारी रस्सी है, एक भारी रस्सी है, और उस भारी रस्सी को अगर लटका दिया जाए तो खुद के वजन की वजह से उसमें खिंचाव आएगा, आएगा ना। काफी भारी रस्सी अगर है या एक रॉड है, उसको वर्टिकली हैंग कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो नीचे खींचेंगे ही सही उसको, और उसके खुद के और कोई फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से, पर ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से क्या उसमें खिंचाव आएगा, बिल्कुल खिंचाव आएगा। हेंस स्ट्रेचिंग ड्यू टू सेल्फ वेट की बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि हम एक हैवी स्ट्रिंग, जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसको रॉड भी ले सकते हो स्ट्रिंग भी ले सकते हो, तो हैवी रॉड या हैवी स्ट्रिंग है जो इस प्रकार से है, हैवी रॉड या हैवी स्ट्रिंग है जो इस प्रकार से है, ऐसा है, ठीक। समझ में आ जाती है बात। इसमें हमें निकालना है कि टोटल स्ट्रेचिंग क्या होगी, ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि इस रॉड की जो नेचुरल लेंथ थी, वो तो थी कैपिटल एल, क्या थी, कैपिटल एल थी, नेचुरल लेंथ थी कैपिटल एल, और ये रॉड खिंच के एल स्मॉल एल खिंच गई है, और अभी इक्विलिब्रियम की स्टेट में, दैट मींस जितनी स्ट्रेचिंग होनी थी हो चुकी है, तो अभी इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई है, एल प्लस स्मॉल एल, एल प्लस स्मॉल एल। एल क्या थी, कैपिटल एल क्या थी, कैपिटल एल थी जब इसको सस्पेंड नहीं किया था तब इसकी लेंथ, है ना, और सस्पेंड करने के बाद थोड़ा सा स्मॉल एल, बहुत थोड़ा सा खिंच गया है, ऑब्वियसली स्मॉल एल की वैल्यू कैपिटल एल की तुलना में काफी ज्यादा छोटी होगी, नेचुरल सी बात है वो तो, ठीक है जी। इस मटेरियल का यंग मॉडुलस है वाई, और ये रॉड का टोटल जो मास है मान लेते हैं वो है m, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, ठीक है जी। सारी बातें समझ में आ जाती हैं, सारी बातें समझ में आ जाती हैं, ठीक। अच्छा जी ठीक। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ऊपर से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक छोटा सा रॉड का एलिमेंट सोचते हैं। तो मान लेते हैं ऊपर से x डिस्टेंस पर, ऐसे ऊपर से x डिस्टेंस पर रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा सोचते हैं, ऐसे x डिस्टेंस पर मैंने रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट, ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट सोचा, है ना, जिसकी ओरिजिनल लेंथ dx थी, पर अब dx प्लस dl हो गई है। dl क्या है, स्ट्रेचिंग है, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, dx, तो मैंने x पर ओरिजिनल लेंथ dx का एक छोटा सा सेक्शन सोचा, जो अब खिंच के dx प्लस dl लेंथ का हो चुका है, क्योंकि हम तो बात ही तब की कर रहे हैं जब सारी स्ट्रेचिंग हो चुकी है।
समझ रहे हो? तो dx लेंथ के इस छोटे से टुकड़े की स्ट्रेचिंग dl ऑलरेडी हो चुकी है। dx लेंथ के इस छोटे से टुकड़े की स्ट्रेचिंग dl ऑलरेडी हो चुकी है। dl ऑलरेडी हो चुकी है। किन फोर्सेस की वजह से ये हुआ होगा? तो जो टेंशन फोर्सेस होंगे जो इस जगह पर लग रहे होंगे, जो ऐसे लगते होंगे ऊपर, है ना, और ऐसे लगते होंगे नीचे, ये जो टेंशन फोर्सेस होंगे, ये जो टेंशन फोर्सेस होंगे, इनकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो इनको निकाल लेते हैं जरा। हेंस मैं अगर ये निकाल लूं कि भाई ये जो टेंशन टी है, ये जो टेंशन टी है जिस जो इस एलिमेंट को खींच रही है दोनों तरफ, इस टेंशन टी की वैल्यू क्या होगी? तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना। ये टेंशन टी नीचे का जो हिस्सा है, कैपिटल एल माइनस एक्स लेंथ का जो हिस्सा है, उसका जो वजन है उसको बैलेंस कर रही है। तो सिंपल न्यूटन लॉ का इस्तेमाल करके अगर मैं टेंशन टी की वैल्यू लिखना चाहूं तो टेंशन टी की वैल्यू है m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स जी, नीचे वाला जो हिस्सा है, इसका जो वजन है, इसका जो वेट है, इसको ऑब्वियसली टेंशन टी बैलेंस कर रही है। ठीक है, अच्छा जी। अब इस सेक्शन के लिए अगर मैं यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखूं तो यंग मॉडुलस की इक्वेशन ऐसी लिखी जाएगी, ऐसी लिखी जाएगी, dl बाय dx। स्ट्रेन क्या है इस हिस्से में? स्ट्रेन क्या है? dl बाय dx। और इस हिस्से पर स्ट्रेस क्या है? t बाय a। लिख दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टोटल स्ट्रेचिंग निकालना चाहते हैं। तो क्या हम ये करें कि यहां से dl को पकड़ें और फटाक से इंटीग्रेट कर दें? तो अपन यहां से dl को इधर मूव करा रहे हैं। हेंस dl इज इक्वल टू t dx डिवाइडेड बाय ay, t dx डिवाइडेड बाय ay, ऐसा लिख ले रहे हैं। टेंशन टी की वैल्यू ऊपर है ही है, उसको नीचे रख देंगे। हेंस टेंशन टी की वैल्यू को मैंने नीचे सब्स्टिट्यूट किया। दिस इज फर्दर इक्वल टू एम जी इंटू एल माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय, है ना, एम जी, एक तो एल ये और एक ये ए वाई, एल ए वाई डिवाइडेड बाय एल ए वाई, राइट। इंटीग्रेट, है ना। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? एक्स में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा? जीरो से लेके कैपिटल एल तक। तो एक्स में तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स जो जाएंगे वो जाएंगे जीरो से लेके कैपिटल एल तक, और स्ट्रेचिंग में जीरो से लेके स्मॉल एल तक। स्ट्रेचिंग में लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे? जीरो से स्मॉल एल तक जाएंगे। स्मॉल एल ही हमें निकालना है, स्मॉल एल ही हमें निकालना है। ठीक है भाई, तो आओ देखें। तो यहां तो स्मॉल एल आ गया, इज इक्वल टू, उस तरफ क्या आ रहा है? एम जी डिवाइडेड बाय एल ए वाई, एम जी डिवाइडेड बाय एल ए वाई, एल माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। पहला इंटीग्रेशन एल डी एक्स जो कि एल एक्स बन जाएगा, फिर लिमिट लगा दूंगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले इंटीग्रेशन से तो एल स्क्वायर आया, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर बाय टू, तो कितना आ गया? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू विच इज एल स्क्वायर बाय टू। और जब मैं एल स्क्वायर बाय टू यहां लाऊंगा तो एक एल कट जाएगा। हेंस फाइनली क्या बचेगा हमारे पास? एम जी एल डिवाइडेड बाय टू ए वाई। फाइनली क्या बचेगा? एम जी एल डिवाइडेड बाय टू ए वाई। ये याद कर लो, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है। हेंस स्ट्रेचिंग सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसका क्या एक्सप्रेशन आ रहा है? एम जी एल डिवाइडेड बाय टू ए वाई। याद कर लीजिए, सिलेक्शन डायरी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर सीधे पूछा, किस्मत आपकी अच्छी हुई, और अगर सीधे पूछ लिया उसने तो फिर डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे रिजल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली डेरिवेशन तो तुम्हें आना ही चाहिए और रिजल्ट भी तुम्हें याद होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ना, पूछ लिया जाता है। मतलब ये ऐसे एरियाज हैं जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इलास्टिसिटी में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये इन एरिया से बन जाता है जनरली। ऐसा ही एक और छोटा सा डेरिवेशन और हम करेंगे उसके बाद हम फिर इस टॉपिक को तिलांजलि देंगे, विदा देंगे। एक आखिरी चीज और, कि अगर मैं किसी रॉड को या किसी हैवी रोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा दूं तो रोटेशन की वजह से भी उसमें एक स्ट्रेचिंग आ जाएगी, है ना। रोटेशन की वजह से भी स्ट्रेचिंग आ जाएगी। स्ट्रेचिंग ड्यू टू या एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटेंशन ड्यू टू रोटेशन, एक्सटेंशन ड्यू टू रोटेशन। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मैंने किसी रॉड को या किसी हैवी रोप को रखा है और उसको एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घुमा दिया है।
एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। तो ऐसे कोई रॉड है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है और इस रॉड को हमने एक एंड से पास होने वाली एक्सिस, ये जो एक्सिस है, मान लेते हैं इसको एक्सिस की तरह सोचते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड को मैंने गोलम गोल घुमा दिया है किसी ओमेगा से, है ना। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ये बाहर की तरफ धक्का मारेंगे, जिसकी वजह से अंदर में टेंशन पैदा हो जाएगी। क्या अंदर में टेंशन पैदा होगी? बिल्कुल पैदा होगी, है ना। तो अंदर में टेंशन पैदा हो जाएगी, जिसको इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो हम कहेंगे कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्सेस को प्रोवाइड करने के लिए टेंशन है। और रॉड के फ्रेम से देखेंगे या इस वायर के फ्रेम से देखेंगे या इस रोप के फ्रेम से देखेंगे तो कहेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए टेंशन आ रही। जो भी रीजन हो, जिस भी तरह से आप समझना चाहें, टेंशन अंदर में आएगी। और चूंकि अंदर में टेंशन आएगी तो स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन आएगा तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल स्ट्रेचिंग कितनी होगी। तो फिर यहां भी वही खेल खेल रहे हैं कि मान लेते हैं कि टोटल स्ट्रेचिंग स्मॉल एल हो चुकी है, तो अब इसकी टोटल लेंथ हो गई है कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, स्ट्रेचिंग हो चुकी है। इस रॉड का जो मास है वो था m, ओरिजिनल लेंथ तो l थी ही, क्रॉस सेक्शनल एरिया था a और यंग मॉडुलस था y। ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल थी, अभी खिंच के कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो गई है। ऑब्वियसली स्मॉल एल की वैल्यू कैपिटल एल की तुलना में बहुत ज्यादा छोटी है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रेचिंग होती तो है पर बहुत ज्यादा नहीं होती है, छोटी होती है स्ट्रेचिंग्स, है ना, छोटी होती है। तो स्मॉल एल काफी छोटा है कैपिटल एल की तुलना में, ठीक। अच्छा जी, तो फिर क्या करें? फिर हम एंड से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लें, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में किया, बिल्कुल उसी तरीके से सेम काम यहां भी हम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहां से x डिस्टेंस पर, है ना, ऐसे मान लेते हैं x डिस्टेंस, यहां ले लेते हैं, चलो x डिस्टेंस पर रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन किया dx लेंथ का, ऐसा। तो वहां से x डिस्टेंस पर रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन किया, ये dx लेंथ का, ठीक है। उधर से x लेंथ पर रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन किया जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ है dx। और इसको सोचा तो क्या रॉड के अंदर x डिस्टेंस पर जो टेंशन होगी, क्या वो इस एलिमेंट को दोनों तरफ खींच रही होगी? सोचो, अंदर में इमेजिन करो, तो रॉड के अंदर जो टेंशन पैदा हो गई होगी वो टेंशन ऐसे लग रही होगी, वो टेंशन ऐसे लग रही होगी इधर, है ना, और उस तरफ वो टेंशन ऐसे लग रही होगी, ऐसे लग रही होगी, सही है। अगर मैं किसी तरह से ये टेंशन निकाल सकूं भाई, अगर मैं किसी तरह से ये टेंशन निकाल सकूं, ठीक है जी, तो क्या इस टेंशन की वजह से ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है, क्या इसकी लेंथ, dx तो तब था जब घूमी नहीं थी, अभी प्रेजेंटली इसकी लेंथ कितनी हो गई है? dx प्लस dl, है ना। प्रेजेंट में इसकी लेंथ कितनी हो गई है? ओरिजिनल लेंथ dx थी, अभी कितनी हो गई है? dx प्लस dl। dl क्या है? इस छोटे से टुकड़े की छोटी सी स्ट्रेचिंग। और ऐसे ही सभी टुकड़ों के dl निकाल कर सबको जोड़ दें तो हमें नेट स्ट्रेचिंग मिल जाएगी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, नेट एक्सटेंशन मिल जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो फिर वही करने वाला हूं मैं। सबसे पहले मुझे टेंशन का एक्सप्रेशन चाहिए, तो एंड से x दूरी पर टेंशन कितना होगा मुझे ये चाहिए। अगर मैं उस वाले सेक्शन को देखूं, पीछे वाले सेक्शन को देखूं जो l-x लेंथ का है, तो इस सेक्शन को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से कौन घुमा रहा है? ये टेंशन घुमा रहा है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, तो मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी समझाऊंगा तुम्हें, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोटेशन की चीजों का इन्वॉल्वमेंट है ना। मान लेते हैं कि ये जो रॉड है पीछे की, ये जो रॉड है पीछे की, इसको घुमा कौन रहा है? इसको घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ये टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। ये टेंशन इस हिस्से को घूमने के लिए, कितने लेंथ के हिस्से को? l-x, कितना? l-x, है ना। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। यहां से कितनी दूरी पर? l-x/2, l-x/2 पर, है ना। अरे भाई, l-x/2 पर, सही है भाई। और ये यहां से एक्सिस्टेंस पर है ही, हेंस सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से गैप कितना हो जाएगा? x प्लस l-x/2 विच इज l प्लस x/2। देखो और समझो। और अब मैं क्या करूंगा? मैं इस टेंशन को लिखने के लिए mr ओमेगा स्क्वायर, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी कंडीशंस लिख रहा हूं। हेंस टेंशन T
टेंशन T इज गिवन बाय m, इतने हिस्से का मास, जो कि कितना है m बाय एल इंटू l माइनस एक्स, इतने हिस्से का मास m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, m r इज l प्लस एक्स बाय टू, l प्लस एक्स बाय टू, m r ओमेगा स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर, सही है। हेंस टेंशन T का एक्सप्रेशन आ रहा है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं, तो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, है ना, ये तो तुम्हें हर हालत में आना ही चाहिए भाई साहब, ये तुम्हें हर हालत में आना चाहिए टेंशन T का एक्सप्रेशन। और अब इस टेंशन T के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके उस छोटे से टुकड़े पर यंग मॉडुलस की इक्वेशन लेके हम नेट एक्सटेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कि यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखी, यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू टी बाई ए डिवाइडेड बाय dl बाय dx, इसके लिए लिखी है ना। dl को इधर किसका आया, तो dl इज इक्वल टू टी बाय ए वाई dx, t बाय ए वाई dx, और टेंशन T की वो वैल्यू उठा के यहां रखूंगा और फिर इंटीग्रेट करूंगा, तो dl इज इक्वल टू टेंशन T की वो वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l और ये ए वाई, 2l ए वाई है ना, और l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सही है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से लेके कैपिटल एल तक, इसमें जीरो से लेके स्मॉल एल तक, तो स्मॉल एल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l ए वाई, m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l ए वाई तो पहले ही आ चुका है, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, तो पहला इंटीग्रेशन एल स्क्वायर डीएक्स, वहां से एल क्यूब मिलेगा, दूसरा एक्स स्क्वायर डीएक्स, वहां से एल क्यूब बाय 3 मिलेगा, नाउ एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाय 3 इज 2l क्यूब बाय 3, तो वहां से 2l क्यूब बाय 3, 2l क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा, ठीक। तो 2l का टर्म नीचे ऊपर से कैंसिल आउट हुआ, ये 2l का टर्म 2 और यहाँ स्क्वायर छोटा, और अब फाइनल आंसर क्या आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ay, फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई साहब, फाइनल आंसर आ रहा है l इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ay, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने जैसा है, सही है। m ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ay, m ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ay, याद रखना है। सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं, अगर बन गया किस्मत अच्छी हुई, सीधा सवाल आ गया, सीधा आंसर भी टिका सकते हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ओमेगा स्क्वायर भी है ना, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ay, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ay। उम्मीद कर रहा हूं कि बढ़िया तरीके से सारी बातें चोखे रूप से शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। ये एनालॉजी ऑफ अ रॉड एज अ स्प्रिंग है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरह से देखा जाता है। अब आ जाते हैं थोड़े से सवाल, रिप्रेजेंटेटिव सवाल देखते हैं जरा, इसके कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बड़े आसान सवाल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, सवाल यूं फटाफट खटाखट हो जाएंगे, और सारे PYQ कर लेना, खेल खत्म कर लेना, छोटा सा एरिया है, ज्यादा कुछ है भी नहीं खास, और बहुत ही क्रिस्प तरीके से और बहुत ही फटाफट सारी बातें मैंने ऑलरेडी कह दी हैं। देखें सवाल को, देखें, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ बट डायमीटर इन द रेशियो 1:2, सेम मटेरियल है, ओरिजिनल लेंथ भी सेम है, तो y सेम हो गया, l सेम हो गया, बट डायमीटर इन द रेशियो 1:2, तो डायमीटर का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का क्या रेशियो हो जाएगा, A1:A2 का रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, जो डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, तो 1:4 होगा। आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द 2 वायर्स व्हेन स्ट्रेच्ड विल बी इन द रेशियो ऑफ, फोर्स सेम है ना, फोर्स सेम है, ठीक है जी, और हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा ऑब्वियसली स्ट्रेन दोनों में अलग अलग होगा, स्ट्रेन अलग अलग होगा, है ना। अच्छा स्ट्रेस निकालना हम समझते हैं, और तो क्या हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर,
हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, और जब हम स्ट्रेस लिखेंगे तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का स्क्वायर, है ना। हेंस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर। बोलो भाई, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम है भाई, फोर्स सेम है, यंग मॉडुलस सेम है ना। तो स्ट्रेस का स्क्वायर होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। हेंस पहले वाले की अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U1 है और दूसरे वाले की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U2 है ना, तो क्या ये A2/A1 के होल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, A2/A1 के होल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। A2/A1 है 4:1, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16:1। आंसर लपक के A आ रहा है, और ये बहुत आसान है, गलती होने का, गलती करने का कोई चांस ही नहीं है कहीं भी, और ये बहुत बहुत ज्यादा इजी है, एकदम इजी है, इजी पीजी है ना। अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, अगला देखो, अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो इन यंग मॉडुलस y, ring is rotated about its center in its own plane with angular velocity omega, find small increase in its radius। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, और इसका भी जो रिजल्ट आएगा, इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो आप अपनी कॉपी में और अपनी सिलेक्शन डायरी में नोट करेंगे। ये भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने दो एग्जांपल आपको कराए, एक रॉड को रोटेट करा दिया, एक सेल्फ वेट की वजह से एक्सटेंशन, है ना। तीसरा स्टैंडर्ड सिचुएशन ये है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले ही दे रखा था इसलिए मैंने वहां कराया नहीं तुम्हें ये। तो देखो कैसे करोगे, तो क्या कह रहा है, एक रिंग है भाई साहब, ये रिंग है, रिंग ऑफ रेडियस आर है ना, रिंग है रेडियस आर की, मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो, यंग मॉडुलस y, रिंग इज रोटेटेड अबाउट इट सेंटर इन इट्स ओन प्लेन, तो रिंग को अपने ही सेंटर और अपने ही प्लेन में किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया जा रहा है। फाइंड द स्मॉल इंक्रीज इन इट्स रेडियस, है ना, इसका जो रेडियस होगा रिंग का, उसमें जो स्मॉल इंक्रीमेंट होगा वो बता दीजिए कितना होगा। इसकी रेडियस में जो स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, ओरिजिनल रेडियस कितना था, कैपिटल आर, है ना, ओरिजिनल रेडियस तो था कैपिटल आर, तो रेडियस में जो इंक्रीमेंट होगा वो बता दीजिए कि रेडियस में इंक्रीमेंट कितना होगा। ठीक है जी, ऐसा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाता है, सपोज खिंच के कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हमें बेसिकली स्मॉल आर निकालना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या यहां भी एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट मुझे देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत अगर तुम्हें आइडिया हो तो हम इस तरह की सिचुएशंस में एक बहुत ही छोटा डी थीटा एंगल बनाने वाले एलिमेंट की बात करते हैं। ऐसे रिंग वगैरह के लिए हम एक बहुत ही छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं जो डी थीटा एंगल बनाता हो। तो इमेजिन करो, देखो, तो मैंने एक ऐसे टुकड़े की बात करी, रिंग के एक ऐसे टुकड़े की बात करी जो सेंटर पर एंगल बनाता है डी थीटा, इतने टुकड़े की बात करी। ठीक है जी, रिंग ऑलरेडी घूम रही है, रिंग ऑलरेडी घूम रही है, तो इस टुकड़े को इधर से टेंशन खींच रहा है ऐसे, ध्यान से देखना, और इधर से टेंशन खींच रहा है ऐसे, है ना। तो इस रिंग में जो टेंशन टी है, वो टेंशन टी ऐसे दोनों तरफ से इसको खींच रही है, और ये जो सेक्शन है इसकी लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा पर दोनों तरफ से टेंशन इसको खींच रही है। सबसे पहले तो हमें टेंशन ही पता होनी चाहिए, ये एक अपने आप में सेपरेट एक्सरसाइज है, ये एक अपने आप में सेपरेट एक्सरसाइज है कि आपको टेंशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को या लगभग सभी बच्चों को टेंशन का एक्सप्रेशन याद होगा। इनकेस अगर आपको नहीं याद है तो इसका एक छोटा सा कहानी है, वो समझ लीजिए कि अगर मैं टेंशन के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूं, इधर भी और उधर भी, ऐसे और ऐसे, है ना, तो देखना ये टोटल एंगल डी थीटा, ये छोटा सा एंगल छुटपुट एंगल डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, ये भी डी थीटा बाई 2, ये भी डी थीटा बाई 2। ठीक, तो टेंशन का कॉस डी थीटा बाई 2 वाला कंपोनेंट तो दोनों तरफ से कट जाएगा, है ना, ये और ये सेम एंगल है, और 2t sin डी थीटा बाई 2 टुवर्ड्स सेंटर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में दिखाई देगा। तो 2t sin डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है यहां से यहां तक का इतना, है ना, इसको ये फोर्स घुमा रहा है, इस सेक्शन को ये फोर्स घुमा रहा है। तो इस सेक्शन का अगर मास dm है तो दिस इज इक्वल टू dm r ओमेगा स्क्वायर, dm r ओमेगा स्क्वायर। अब सवाल है कि dm की वैल्यू कितनी है, तो देखो ध्यान से समझो, टोटल 2 पाई एंगल में m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डी थीटा एंगल में कितना मास होगा, m बाय 2 पाई इंटू डी थीटा। ठीक, अच्छा जी, चूंकि डी थीटा काफी छोटा एंगल है तो साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 ले रहे हैं, तो 2t डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू रखी m बाय 2 पाई
इंटू डी थीटा इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है महाराज, ये 2 और ये 2 काटा, डी थीटा इधर उधर से सेटिस्फाई किया, कैंसिल आउट किया, और अब हमें टेंशन का एक्सप्रेशन मिल रहा है, टेंशन T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। केवल इस पर भी सवाल बनते हैं, तो ये भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। सिलेक्शन डायरी में भी आप इंडिपेंडेंटली नोट करेंगे कि अगर m मास की किसी स्ट्रिंग को, रिंग को ओमेगा से घुमा दिया जाए तो उसमें अंदर में जो टेंशन पैदा होती है वो होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक, अब हम यहां आ जाते हैं। अगर हम इस सेक्शन को देखें तो इस सेक्शन की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, आर डी थीटा। इस सेक्शन की ओरिजिनल लेंथ थी आर डी थीटा, है ना। और मान लेते हैं कि इसमें छोटा सा इंक्रीमेंट डीएल हो जाता है, तो अब इसकी लेंथ हो गई है डीएल। अगर इसमें खिंचाव आ गया है तो अब इसकी लेंथ हो गई है आर डी थीटा प्लस डीएल। क्या हो गई है, आर डी थीटा प्लस डीएल। ठीक है, आर डी थीटा प्लस डीएल। डीएल इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द लेंथ। और अब मैं इसके लिए यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिख रहा हूं, तो देखो यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू टेंशन टी डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए डिवाइडेड बाय डीएल अपॉन आर डी थीटा, है ना, सही है, डीएल अपॉन आर डी थीटा। ठीक है जी, डीएल को इधर ट्रांसफर कर लिया हमने, इधर किसका लिया, हेंस डीएल इज इक्वल टू टेंशन टी की वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सॉरी ये तो नीचे आएगा ना, ए और वाई दोनों ही नीचे आएंगे, ए और वाई दोनों ही नीचे आएंगे, तो आर डी थीटा ऊपर जाएगा इंटू आर डी थीटा, ये दिखाई देगा। देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 पाई वहां से आया और आर डी थीटा ऊपर गया और ए और वाई इधर से आ गया, ये है डीएल, इसका छोटा सा इंक्रीमेंट। और ऐसे ही सभी लोगों के छोटे इंक्रीमेंट को जोड़ लिया जाए तो क्या नेट इंक्रीमेंट इन दी लेंथ ऑफ द रिंग निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, नेट इंक्रीमेंट निकल आएगा, है ना। अच्छा जी, ओरिजिनल रिंग की जो सर्कमफेरेंस थी वो थी 2 पाई कैपिटल आर, और जब इसका रेडियस कैपिटल आर प्लस आर हो जाएगा तब जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द इंक्रीमेंट इन द रेडियस। हेंस सर्कमफेरेंस में जो इंक्रीमेंट होगा जिसको हम स्मॉल एल बोल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से निकलेगी, जो कि क्या होगी 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ये होगा एल। हेंस लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट कर देने के बाद क्या रखूंगा मैं, 2 पाई स्मॉल आर विच इज बेसिकली द इंक्रीमेंट इन द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, इधर आ जाते हैं तो इधर हमें दिख रहा है एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए वाई, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी थीटा का, और डी थीटा का इंटीग्रेशन पूरे में करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद 0 से 2 पाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, सही है भाई। अच्छा जी, तो देखिए अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि ये वाला 2 पाई इस वाले 2 पाई से कट गया, या यहीं से काट लेते हैं यार, ठीक है। हेंस आर द इंक्रीमेंट इन रेडियस आर विल बी गिवन बाय एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए वाई, 2 पाई ए वाई, ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन में क्या मास नहीं दिया था, इसमें दिया था कि मटेरियल की डेंसिटी रोहो है और रेडियस आर है। हेंस जो मास है एम, ये जो मास है, क्या इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो डेंसिटी रोहो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विच इज 2 पाई कैपिटल आर इंटू ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा है। तो m की वैल्यू रोहो इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू ए, हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें यहां, तो 2 पाई ऊपर नीचे से कट जाएगा, है ना, 2 पाई कट जाएगा, यहां r की जगह r क्यूब आ जाएगा, तो रोहो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या बचा, ये वाला ए भी कट गया, डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस वाई, वही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो रोहो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय वाई हमारा नेट इंक्रीमेंट इन रेडियस आ रहा होगा। तो मैं एक बात समझ में आनी चाहिए कि फंडामेंटली काम सभी क्वेश्चन में सेम किया जा रहा है, काम सभी जगह पर सेम किया जा रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब जगह पर आइडेंटिकल काम किया जा रहा है, वो हर जगह पर एक जैसा है ना, कोनो मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, टू अपोजिट फोर्सेस F1 एंड F2 इज लेस देन F1 एक्ट
on an elastic plank of modulus y and length L placed over a smooth horizontal surface cross sectional area S, find the change in length of the plank in the direction of force। तो देखो क्या हो रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग केस है ना। हमने क्या किया, हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक इस तरह के प्लैंक को रखा, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, इस पर ऐसे हमने प्लैंक को रखा ऐसे, और इस पर दो फोर्स लगा दी जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इधर एक फोर्स लगा दिया और इधर एक फोर्स लगा दिया जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, F1 और F2। ठीक है जी, तो मान लेते हैं इधर लगा दिया F1 और इधर लगा दिया F2। कौन बड़ा है, F1 बड़ा है। तो चूंकि F1 बड़ा है, पूरा का पूरा सिस्टम चलने लगेगा। किस एक्सेलरेशन से चलने लगेगा, एक्सेलरेशन किससे चलने लगेगा, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, इस एक्सेलरेशन से चलने लगेगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द प्लैंक। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर प्लैंक का एक छोटा सा सेक्शन सोचेंगे जिसकी ओरिजिनल लेंथ dx थी, वही काम जो पहले किया, जिसकी ओरिजिनल लेंथ dx थी, पर अब खिंच के dx प्लस dl हो रही है। कौन खींच रहा है इसको, टेंशन। हेंस अंदर में यहां पर और यहां पर जो इंटरनल फोर्स टेंशन डेवलप हो गया होगा वो इसको खींच रहा है ना, वो इसको खींच रहा है। तो क्या मैं सबसे पहला यही काम करूं कि इस टेंशन की वैल्यू को निकालूं, इस टेंशन की वैल्यू को निकालूं, सही है। सबसे पहले यही काम करूं कि इस टेंशन की वैल्यू को निकालूं। कैसे निकालूं इस टेंशन की वैल्यू को, ऐसे निकालो कि इस पीछे के सेक्शन को देखो तो T माइनस F2 इस पीछे के सेक्शन पर आगे की तरफ लगने वाला फोर्स है। हेंस T माइनस F2 इज इक्वल टू इस सेक्शन का मास जो कि है m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन a। क्या यहां से टेंशन निकल आई, बिल्कुल टेंशन निकल आई। अब टेंशन निकल आई, अब क्या यंग मॉडुलस की इक्वेशन इस सेक्शन के लिए लिखें हम, यंग मॉडुलस की इक्वेशन इस सेक्शन के लिए लिखें T डिवाइडेड बाय a और dl बाय dx, और फिर वही करें, dl को इधर ले जाएं और बाकी एक्सप्रेशंस को x में इंटीग्रेट कर दें, 0 से लेके कैपिटल L तक। क्या हमें नेट स्ट्रेचिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने बेसिक काम कर दिया है, बाकी आप इसको होमवर्क में अपने आप सॉल्व करेंगे, आंसर दिया हुआ है मैच कराएंगे। सेम कहानी है, सेम एकदम से। अब आ जाते हैं एक आध सवाल आए हुए देख लेते हैं 2024 के। तो देखो क्या कहता है 2024 का सवाल, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप when the external force is removed is called as elasticity। बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। अच्छा जी, the restoring force depends upon the bonded interatomic and intermolecular forces of solid। बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। In the light of the above statement choose the correct statement। तो भैया रीजन और एसेशन दोनों सही है, दोनों सही है। और ये जो रीगेनिंग की बात हो रही है, ये रीगेनिंग ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही होती है, तो जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिख रहा है। हेंस आंसर एकदम सही करेक्ट सी आ जाएगा। अच्छा जी, अगला देखो फिर 2024 का मेंस का सवाल, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज क्लैम्प्ड एट वन एंड, इफ इट्स अदर एंड इज पुल्ड बाय अ फोर्स कैपिटल F, लेंथ इंक्रीजेस बाय स्मॉल l। मान लेते हैं if the radius of the wire and applied forces both are reduced to half of their original values keeping the original length constant, the increase in length will become। ठीक है जी, तो पहले केस में क्या कहा, पहले केस में कहा अगर हम यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिखें तो मान लेते हैं कि हमने कोई F फोर्स लगाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और इंक्रीज L से इंक्रीज हुआ, ये फर्स्ट केस में इक्वेशन बनी। ठीक है जी, अब क्या कहता है, मटेरियल तो वही रहा, तो सेकंड केस में यंग मॉडुलस वही रहा। कहता है कि रेडियस ऑफ द वायर एंड अप्लाइड फोर्स बोथ आर रिड्यूस्ड टू हाफ, तो फोर्स को तो F/2 कर दिया, और रेडियस को हाफ कर दिया, तो एरिया का क्या होगा, एरिया है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हाफ क्या, एरिया 1/4 हो जाएगा, तो एरिया A/4 हो गया, डिवाइडेड बाय L डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ सेम रही। इन दोनों को कंपेयर करके हमें L डैश और L में रिलेशनशिप बताना है कि क्या रिलेशनशिप होगा। तो देखो क्या यहां से हम ये देख पाएंगे 2 टाइम्स ऑफ F/A डिवाइडेड बाय L डैश बाय L आ रहा है ना, हेंस L डैश और L में क्या संबंध है, L डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L, यहाँ 2L रखेंगे तभी 2 कट के फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। दैट मींस अब के केस में जो स्ट्रेचिंग होगी वो पिछले केस की स्ट्रेचिंग के कितने गुना है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अब की बार जो स्ट्रेचिंग होगी वो इनिशियल स्ट्रेचिंग के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, राइट। अच्छा जी, एक और सवाल देखिए,
Two metallic wires P and Q having same volume are made up of the same material. If their cross sections are in the ratio this, force F1 is applied to P and extension delta L is produced. Force which is required to produce the same extension in is F2. Then find the values of F1 by F2. बहुत आसान है, अपने आप होमवर्क में करो, बहुत ज्यादा इजी है। अभी जो काम किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, तो अपने आप करो। अगला देखो फिर 2024, ऑब्वियसली अलग अलग शिफ्ट के सवाल है। Young modulus of a material of wire of length L and cross sectional area is y. If the length of the wire is doubled, cross sectional area is half, then young modulus will be. young modulus थोड़ी बदल जाएगा, young modulus बदल जाएगा क्या? young modulus तो मटेरियल पर निर्भर करता है ना, तो young modulus कैसे बदल जाएगा? young modulus कतई नहीं बदल जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, इसके साथ ही हमने अपनी सारी राम कहानी, सारी बातें, सब कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सब कुछ बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से देख लिया है। सब कुछ को बहुत प्यार से देख लिया है। तो अगर आपने इसको अच्छे से देखा, समझा है ना, तो ये टॉपिक आपका हमेशा 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 के लिए क्लियर हो जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा। एक आध सवाल इस टॉपिक पर आने की उम्मीदें रहती हैं। अगर आया तो तुम 100% गारंटी के साथ उसको फोड़ आओगे और कर आओगे। सही बात है, ऐसा है। तो बहुत ही इजी एरिया है। चलिए ओके भाई, तो पूरी कहानी हो गई, सारा सब कुछ हो गया। तो अब क्या बचता है? अब बचता है तुम्हारा काम। तुम्हारे लिए क्या काम है? तो तुम्हारे लिए काम है ये कि पहला तो सारी बातें, सब कुछ जो मैंने समझा दिया है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट करो। ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। सिलेक्शन डायरी बनाओ, सिलेक्शन डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार समझाता हूँ। सिलेक्शन डायरी बनाइए, सारी चीजें उसमें नोट करिए और थोड़े से और पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और थोड़े से और पीवाईक्यू सॉल्व करके ऐसे अपने ब्रेन को पावरफुल और ताकतवर बना लीजिए, सो दैट कुछ भी हमसे पूछा जाए, इस टॉपिक पर कुछ भी पूछा जाए, हम बेझिझक और बिना डरे सही तरीके से जवाब दे सके। तो ये जो माइंड मैप की सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी बच्चे सदुपयोग करेंगे, जो भी बच्चे इस सीरीज के थ्रू देखेंगे और समझेंगे चीजों को, उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। चलिए जी, मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूं आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, माइंड मैप के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, टाटा।